तो हम यहाँ केमिस्ट्री के रिडॉक्स रिएक्शंस के कुछ और कंसेप्ट को देख लेते हैं। इस बार हम देखेंगे टाइप ऑफ रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। हम एक्चुअली 4 टाइप्स पढ़ने वाले हैं। उनका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरे हैं हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरे हैं हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और फोर्थ है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ऐसा, तो हम सबसे पहले यहाँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पर हमें एक बात ध्यान रखना है, ये रिएक्शन ये फॉर्मेट में चलेगा कि A + B विल गिव अस C, मतलब 2 चीज़ कॉम्बाइन होकर मुझे एक थर्ड चीज़ देंगे। लेकिन बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर आइदर A या B या दोनों ही क्या होनी चाहिए, एलिमेंटल फॉर्म में होने चाहिए। मैं कहना चाह रहा हूँ या तो A हो या तो B हो या तो दोनों ही हो, ये एलिमेंटल फॉर्म में होने चाहिए। जैसे कि ये है, यहाँ पर मैंने 3 रिएक्शंस लिखे हैं। इनमें क्या हो रहा है कि हमारा ये कार्बन देख सकते हैं एलिमेंटल फॉर्म में, सिर्फ कार्बन है। ये ऑक्सीजन भी एलिमेंटल फॉर्म है, यहाँ पर दोनों ही एलिमेंटल फॉर्म में। तो मैं लिख सकता हूँ कि बोथ कार्बन एंड ऑक्सीजन एलिमेंटल फॉर्म में। ठीक है, एलिमेंटल, बोथ कार्बन एंड ऑक्सीजन यहाँ एलिमेंटल फॉर्म में है। ये दोनों कॉम्बाइन करके मुझे ये दे रहे हैं, और ये रिडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ पर रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों ही हो रहा है। कैसे समझेंगे, ये कार्बन एलिमेंटल फॉर्म में हम रिडॉक्स रिएक्शन से जानते हैं रूल्स के से कि ये एलिमेंटल फॉर्म में जो रहते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, इनका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। अब यहाँ पर मैं देखूँ तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर तो बाय डिफ़ॉल्ट -2 होता है। अब 2 टाइम्स -2 है, मतलब -4 है, और इस पूरे कंपाउंड पे कोई भी चार्ज नहीं है, तो इनका दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर का एल्जेब्रिक समेशन 0 होना चाहिए। तो ये -2 × 2 -4 है, तो इनका फिर +4 होना चाहिए, तब जाकर ये बैलेंस होंगे। तो ये हुआ ऑक्सीडेशन नंबर। अब हम जानते हैं कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को हम रिडक्शन कहते हैं। तो कार्बन का 0 से +4 हो गया, मतलब कार्बन का इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है। यहाँ पर ये कार्बन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। और ऑक्सीजन का क्या हुआ है, 0 था, अब -2 हो गए, तो ये डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ है। तो हम कह सकते हैं हमारा ऑक्सीजन का रिडक्शन हो चुका है। ऐसे ही हम दूसरे को भी देख सकते हैं। यहाँ पर उनका भी सेम ऐसा ही कंसेप्ट होगा, वहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, और लेकिन इस फॉर्म में रहेगा रिडॉक्स रिएक्शन कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऐसे ही होंगे कि हमें A + B = C मिले। कहने का ये मतलब है कि दोनों में से एक एलिमेंटल फॉर्म में रहना ही चाहिए। यहाँ पर हमारा C कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ही एलिमेंटल फॉर्म में थे। अभी इनमें देखता हूँ, यहाँ भी देखिए हमारा मैग्नीशियम और नाइट्रोजन दोनों ही एलिमेंटल फॉर्म, इनके संग और कोई नहीं है, और इन्हें कॉम्बाइन करके हमें ये मिल रहा है C। अब यहाँ पर लिख सकता हूँ, यहाँ पर भी लिख सकता हूँ कि बोथ मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन एलिमेंटल फॉर्म में है। ठीक है, इस रिएक्शन में अगर मैं देखूँ तो देखिए ये CH4 है, ये तो एलिमेंटल फॉर्म में नहीं है क्योंकि यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन दोनों मिले हैं, लेकिन ये ऑक्सीजन एलिमेंटल फॉर्म में। तो जो एलिमेंटल फॉर्म में होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, ये हमें रूल से पता है, तो हमने लिख दिया। तो यहाँ पर एलिमेंटल फॉर्म में जैसे लिखा है ना, A हो या B हो या दोनों हो, तो यहाँ पर दोनों थे, यहाँ पर कोई एक होना चाहिए। तो यहाँ पर कोई एक कौन है, ओनली लिखता हूँ, ओनली ऑक्सीजन इन एलिमेंटल फॉर्म में। ठीक है, एलिमेंटल फॉर्म में सिर्फ ऑक्सीजन है। यहाँ पर अगर ऑक्सीडेशन नंबर देखूँ तो हमें पता है
मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये सेकेंड ग्रुप में लाई करते हैं, ग्रुप नंबर 2। हम लोग ने पिछले वीडियो में ये देखा था कि ये हमारा पीरियोडिक टेबल है, ऐसा दिखता है कुछ। तो यहाँ पर ग्रुप 1 है, फिर 2 है, फिर 13, 14 ऐसे करके हमारे पास 17 और 18 तक आता है। ठीक है, तो जो ग्रुप 1 में रहते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, जो ग्रुप 2 में रहते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। वैसे ही ग्रुप 13 में जो रहते हैं उनका +3, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। जो 14 में रहते हैं उनका +4, जो 17 में रहते हैं उनका +7। हर बार नहीं, जैसे कि क्लोरीन है, क्लोरीन ग्रुप 17 में लाई करते हैं, तो उनका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +7 हो सकता है, इससे ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर नहीं हो सकता। हम जानते हैं कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या है, -1 भी है, फिर +1 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, +5 भी हो सकता है और +7 भी हो सकता है। इसमें मैक्सिमम देखिए +7 हो सकता है। तो क्योंकि ये ग्रुप 17 में लाई करते हैं, 17 - 10 = 7, इनका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 7 हो सकता है। वैसे ही हमारे ग्रुप 1 में जो एलिमेंट है उनका +1 ही होता है इन जनरल, और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट है उनका +2 होता है। ये हम इन्हें एल्कलाई मेटल कहते हैं और इसे एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। तो उस कंसेप्ट से हमें पता है कि मैग्नीशियम का +2 होगा, क्योंकि ये ग्रुप 2 में लाई करते हैं। अब नाइट्रोजन का क्या होगा? हालांकि नाइट्रोजन यहाँ पर हमारा ग्रुप 14 में लाई करते हैं, ग्रुप 15 में नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का +5 तो होना चाहिए मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम जब भी नाइट्रोजन के मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होंगे वो +5 होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये हमारा एटम तो, मॉलिक्यूल तो, या कंपाउंड कह सकता हूँ, न्यूट्रल है, इनमें कोई चार्ज नहीं है। मुझे पता नहीं अगर ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का क्या है, तो मैं x लिख सकता हूँ फॉर टाइम बिंग, और फिर मैं सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे कि +2 × 3, मतलब 3 और +2 को इंटू किया, प्लस यहाँ पर मुझे नहीं पता तो लिख सकता हूँ कि ये 2 × x, और ये पूरा समेशन क्या होना चाहिए, =0, क्योंकि एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर शुड बी इक्वल्स टू द चार्ज ऑन दी मॉलिक्यूल। तो इस मॉलिक्यूल पे क्या चार्ज है, 0 चार्ज है, तो इनका एल्जेब्रिक समेशन 0 होना चाहिए। तो एल्जेब्रिक समेशन मतलब क्या, ये +2 है लेकिन 3 टाइम्स, ये x है लेकिन 2 टाइम्स, तो वैसे ही हमने सॉल्व किया, =0। यहाँ अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये -6 / 2 = -3 आ रहा है। तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर x की जगह मैं लिख सकता हूँ -3। नहीं तो मुझे इतने सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आप डायरेक्टली देख कर ही कर सकते हैं कि 3 × 2 + 6, तो 2 × -3 -6, +6 -6 कट गए, तो इनका आंसर आ गया 0। तो ऐसे हम कर सकते हैं इनका ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पर भी फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, देखिए मैग्नीशियम का 0 था, अब +2 हो गया, मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो गया। नाइट्रोजन का 0 था, अब -3 हो गया है, मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ पर इनका रिडक्शन हो गया। इस तरीके से हम देख सकते हैं। ये मीथेन है, मीथेन में हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +1, और कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलेंगे, +1 × 4 +4, तो कार्बन का -4 होना चाहिए, तभी ये 0 होंगे। और यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ भी हमने लिख के रखा है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, कॉपी कर सकता हूँ, +4 और ये -2। और वाटर के लिए ऑक्सीजन का मुझे पता है -2, और हाइड्रोजन का क्या है, देखिए ऑक्सीजन -2 सिर्फ एक है और हाइड्रोजन 2 है, तो मैं अगर हाइड्रोजन का +1 करूँगा तो +1 × 2 +2 होता है, +2 एंड -2 ये दोनों फिर एक दूसरे को कैंसिल करके 0 हो जाएंगे, क्योंकि हमारा इस H2O पे कोई भी चार्ज नहीं है। हमने यहाँ से समझा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन को अगर देखने की कोशिश करो कि क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्या रिड्यूस हो रहा है, तो यहाँ से ये देख सकते हैं। देखिए कार्बन की बात करता हूँ, -4 से +4 हो गया, तो क्या हुआ, इनका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज ही हुआ है ना। पहले -4 था, फिर 0 हुआ और फिर +4 भी हो गया, मतलब इंक्रीज हुआ है कितना, 8। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन कार्बन का। हाइड्रोजन का यहाँ +4 था और ये +1 था और यहाँ भी +1 है, तो हाइड्रोजन का यहाँ पर नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं आया। अगर ऑक्सीजन की बात करूँ तो यहाँ 0 है, यहाँ पर -2 हो रहा है और यहाँ भी -2 हो रहा है, दोनों ही जगह -2 हो रहे हैं। तो मैं ऐसे यहाँ से यहाँ लिख के ऐसे मार्क कर सकता हूँ कि हमारा ऑक्सीजन क्या हो गया, रिड्यूस हो गया।
0 से -2, डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, तो हमारा ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया। तो इस तरह से हम सारे ये तीनों ही रेडॉक्स रिएक्शन है। ये इस टाइप के रिएक्शन को हम कहते हैं कंबस्शन रिएक्शन। यहाँ पे देखिए डेल साइन दिया है ना, मतलब हीट हमने देकर इसे कंबस किया है, मतलब जलाया है एक तरीके से इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसे हमने कंबसन किया है इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन। मीथेन का कंबसन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हमें मिल रहा है, ये A+B=C, जहाँ A और B या दोनों ही एलिमेंटल होने चाहिए। बस हमें ये चीज़ ध्यान रखना है, तभी ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कैटेगरी में आ जाते हैं। अब नेक्स्ट कैटेगरी हम पढ़ेंगे डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन जस्ट हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ऑपोजिट है। यहाँ पर हम एक चीज़ को तोड़कर दो चीज़ बनाएंगे। जैसे यहाँ पर हमने एक चीज़ को जोड़कर दो चीज़ों को जोड़कर एक चीज़ बना है, यहाँ पर एक चीज़ को तोड़कर हम दो चीज़ बनाएंगे। तो उसको भी देख लेते हैं एक बार। डीकॉम्पोजिशन नाम से ही समझ आ रहा है, डीकॉम्पोजिशन होगा यहाँ पर रिएक्शंस। यहाँ क्या करना है, कोई एक कंपाउंड होगा, C पकड़ता हूँ, वो टूटकर A और B में बन जाएंगे। फिर से वही शर्त है कि A या B या दोनों ही क्या होने चाहिए, एलिमेंटल होने चाहिए। या तो A या तो B या तो दोनों ही एलिमेंटल होने चाहिए। और ऑब्वियस सी बात है C तो कभी भी हमारा एलिमेंटल नहीं होगा, नहीं तो फिर ये टूटकर और कुछ कैसे बना सकता है। तो ये सब बातें हमें ध्यान रखनी है। तो आप देख लेते हैं लिटरेचर। तो यहाँ पर हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन का कुछ लिटरेचर लिखा है। ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड लीड्स टू द ब्रेकडाउन ऑफ कंपाउंड इनटू 2 और मोर कंपोनेंट एट लीस्ट वन ऑफ विच विल बी एलिमेंटल। जैसे हमने कहा A या B या दोनों ही एलिमेंटल होने चाहिए। तो पहला एग्जांपल हमारे वाटर का है। इसे अगर हमने हीट किया तो ये ब्रेकडाउन होकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन रहा है। तो यहाँ पे एलिमेंटल कौन कौन है, अगर मैं देखूँ एलिमेंटल, तो यहाँ पर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों ही एलिमेंटल है। इस वाले केस में भी देखूँ तो ये सोडियम और ये हाइड्रोजन दोनों ही एलिमेंटल है। सोडियम भी एलिमेंटल है और हाइड्रोजन भी एलिमेंटल है। यहाँ पर मैं देखूँ तो ये KCl तो एलिमेंटल नहीं हो पाया, लेकिन हमारा ऑक्सीजन यहाँ पर एलिमेंटल है। तो ओनली ऑक्सीजन एलिमेंटल है। यहाँ पर हमने समझा। अब इनकी रेडॉक्स का क्या केस है वो भी देखते हैं। डिकम्पोजिशन तो समझ रहा हूँ, लेकिन रेडॉक्स हो रहा है कि नहीं वो भी देखता हूँ। तो सेम बात है, ऑक्सीडेशन नंबर के मेथड से देखूंगा तो इनका जीरो होता है। जो जो एलिमेंटल है उन सब के जीरो होते हैं, हमने लगा दिया। वाटर के केस में ऑक्सीजन -2 है, ये इन जनरल ऑक्सीजन -2 ही होता है, और ये +1 है। कुछ एग्जाम्पल प्रैक्टिस करके हमारा इतना अच्छा हो जाएगा कि ये फटाफट हम सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया इस टाइप से। अब आप हाइड्रोजन को देखिए, +1 से ये कहाँ जा रहे हैं, ये 0 में चले जा रहे हैं। मतलब इनका क्या हुआ, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब इनका रिडक्शन हो चुका है। अगर ऑक्सीजन को देखूं तो ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, यहाँ पर -2 से क्या हो रहा है, यहाँ पर -2 से 0 हो रहा है, मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, तभी तो ये -2 से 0 हो रहा है। तो ये रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन दोनों यहाँ पर हमें दिख रहा है। इनको देखता हूँ, सोडियम कौन से एलिमेंट ग्रुप में लाइक करते हैं, जैसे मैग्नीशियम का सेकेंड ग्रुप में लाइक करते हैं, इसलिए उनका यहाँ पर +2 था। सोडियम फर्स्ट ग्रुप में लाइक करते हैं, इनका +1 होगा ही, इसलिए इसे +1 लिख दिया। अब इसे बैलेंस करने के लिए इनका -1 होना चाहिए। तो ये हाइड्रोजन का एक एक्सेप्शन है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। हाइड्रोजन का इन जनरल +1 होता है, लेकिन जब वो कोई अपने से भी ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के संग कॉम्बाइन करते हैं तब वो -1 हो जाता है। जैसे अगर मैं देखूं तो नीचे यहाँ सोडियम आता है और उसके ऊपर हाइड्रोजन यहाँ है, तो सोडियम ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है कंपेयर टू हाइड्रोजन। इसलिए जब भी हाइड्रोजन अपने से भी ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के संग कंबाइन करते हैं तो वो बनाते हैं सोडियम हैलाइड। इनका नाम है सोडियम हाइड्राइड। सोडियम हाइड्राइड, ये सोडियम हाइड्राइड बनाते हैं। उस केस में हमारा हाइड्रोजन में -1 होता है ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखो ये सोडियम का क्या हो रहा है, ये +1 से 0 जा रहे हैं, इधर ही लिख देता हूँ। सोडियम का +1 से 0 क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर
कम हो रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। हाइड्रोजन का -1 से 0, तो हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे इसमें रिडक्शन, इस हाइड्रोजन में ऑक्सीडेशन हमने देख लिया। इनके केस में अगर देखूँ तो ये वाले को तो 0 है इनका। क्लोरीन का हमें पता है -1 होता है, और फिर पोटेशियम का उसको बैलेंस करने के लिए +1 होना चाहिए। ऐसे भी पोटेशियम हमारे इस ग्रुप 1 में लाई करते हैं, सोडियम पोटेशियम नीचे। और यहाँ पर देखो तो फिर से पोटेशियम का +1, और हमारे ऑक्सीजन का हमें पता है -2 होता है। तो इसे अब बैलेंस करने के लिए क्लोरीन का कितना होना चाहिए, आप खुद देखिए, -2 × 3 -6 है, और यहाँ पर +1 है, -6 + 1 -5। तो कार्बन क्लोरीन का +5 होना चाहिए, तभी जाकर वो -5 + 5 बैलेंस होंगे। अब आप देखिए, जब मैं क्लोरीन को +5 दे दिया ऑक्सीडेशन नंबर, तब क्लोरीन का +5, पोटेशियम का +1, टोटल +6, और यहाँ पर ऑक्सीजन का -2 × 3 -6, तो +6 -6 कैंसिल होकर 0। KClO3 इन पे कोई चार्ज भी नहीं है, तो इनका 0 ही होना चाहिए था समेसन। ऑक्सीडेशन नंबर के एल्जेब्रिक समेसन 0 होने चाहिए थे, और 0 ही है, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अब देखते हैं कि इनका क्या हुआ। तो यहाँ आप खुद देखिए कि हमारे पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर पहले भी +1 था, अभी भी +1 है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन का कोई चेंज नहीं हो रहा था, यहाँ +1 से +1, पोटेशियम का कोई चेंज नहीं हो रहा। लेकिन क्लोरीन का क्या हो रहा है, यहाँ पर +5 था, अब -1 हो गया। क्या हुआ, देखकर क्या समझ आ रहा है, क्लोरीन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हुआ कि इंक्रीज हुआ? ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हुआ है, +5 था, अब -1 हो गया। 6 नंबर रिड्यूस हो गए इनके। तो क्योंकि ये रिड्यूस हो गए, क्लोरीन का रिडक्शन है यहाँ पर। ऑक्सीजन की बात करूँ, ऑक्सीजन का -2 थे, यहाँ पर 0 हो गए, तो -2 से 0 होना क्या होगा, इंक्रीज होना होगा, तो इनमें ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पर हमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों देखने को मिल रहा है, एज वेल एज ये डिकम्पोजिशन भी है, क्योंकि दोनों में से एक कंपाउंड हमारा एलिमेंटल फॉर्म में है। देयरफॉर ये एक टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल्स है। हमने ये समझे, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना है कि हर डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिडॉक्स होंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ एक्सेप्शन भी है हमारे पास। तो एक्सेप्शन को देख लेते हैं एक बार। एक्सेप्शन लिख लेते हैं कि ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर नॉट रिडॉक्स रिएक्शन। सिर्फ डिकम्पोजिशन हो रहा है तो रिडॉक्स होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक एग्जांपल यहीं पर देखते हैं, यहाँ पर डिकम्पोजिशन हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट, ये सॉलिड होता है, इसे अगर मैं हीट करूँ तो ये कैल्शियम ऑक्साइड देते हैं सॉलिड में, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। अगर मैं यहाँ देखूँ तो डिकम्पोजिशन हो रहा है, इसे ये तो डिकम्पोजिशन ही कहते हैं। यहाँ पर एलिमेंट लेकिन कोई भी नहीं है, ये भी एलिमेंटल फॉर्म में नहीं है, ये भी एलिमेंटल फॉर्म में नहीं है। इनका ऑक्सीडेशन नंबर देखूँ तो कैसे देख सकता हूँ, खुद देखिए। कार्बन ऑक्सीजन का तो -2 होगा, कैल्शियम हमारा सेकेंड ग्रुप में लाई करता है तो इनका +2 होगा। ये कार्बन का क्या हो सकता है, देखिए ऑक्सीजन का -2 × 3 -6, और कैल्शियम का है +2, तो और +4 होना चाहिए ताकि ये बैलेंस हो जाए, तो हमारा कार्बन का +4 होगा ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, यहाँ पर देखूँ तो इनका तो -2 होता है और इनका +2 होता है, तो ये खुद में बैलेंस हो गए। यहाँ पर देखूँ तो ये -2 है, -2 और ये 2 -4 हो गए, तो इनका कार्बन का +4 होना चाहिए, तब ये जाकर बैलेंस होगा। तो हमने ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर लिख लिया। अब देखिए क्या हो रहा है, कैल्शियम का यहाँ से यहाँ पर भी +2, यहाँ पर भी +2, तो कैल्शियम में नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कैल्शियम का सेम है +2। कार्बन का देखूँ यहाँ पर +4 है, यहाँ पर भी +4 है, तो क्या कार्बन का भी चेंज नहीं हो रहा, +4 है।
और ऑक्सीजन का भी -2 है और -2 है, तो ऑक्सीजन का भी यहाँ भी -2 है, तो ऑक्सीजन का भी कहीं चेंज नहीं हो रहा, हर जगह -2 है। तो इस तरीके से यहाँ देख सकते हैं कि ये डिकम्पोजिशन तो हो रहा है, ये टूटकर 2 बन रहे हैं, लेकिन एलिमेंटल फॉर्म में नहीं है। पहली बात यहाँ पर एटलीस्ट 1 मस्ट बी इन एलिमेंटल, वो भी नहीं है, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर भी सारे के सेम है। तो ये रिएक्शन को अगर दिया जाए तो दिस इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। देयरफॉर गिवन रिएक्शन इज नॉट रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो ही नहीं रहा। ठीक है ना, ये बात हमें समझना है। अब हम तीसरे की तरफ चले जाते हैं, जिनका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का लिटरेचर लिखा है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमारा x प्लस वाई जेड इज इक्वल्स टू एक्स जेड प्लस वाई, नाम के अनुसार ही है कि ये x जो है ये y को डिस्प्लेस कर दे रहा है। कंपाउंड पहले क्या था वाई जेड, इसमें से y को हटाकर x ने इसका जगह ले लिया, तो ये बन गया एक्स जेड प्लस वाई। अब ये y क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गए, इसलिए इस रिएक्शन का नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन्होंने इस रिएक्शन में y डिस्प्लेस हो रहा है, x ने y को डिस्प्लेस कर दिया, y बाहर आ गए और x और z कंपाउंड बन गए। तो एन आयन और एटॉम ऑफ अ कंपाउंड, इस कंपाउंड के, इज रिप्लेस्ड बाय एन आयन एंड एटॉम ऑफ अनदर एलिमेंट। इस कंपाउंड के कोई एक एटॉम या आयन रिप्लेस हो जाएंगे दूसरे एक एलिमेंट के एटॉम या आयन से। तो वही हो रहा है यहाँ पर, इसे ही हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इनके 2 टाइप्स होते हैं, एक मेटल डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं ये जो डिस्प्लेस कर रहा हूँ यहाँ पर कौन डिस्प्लेस हो रहा है देखा जाए तो यहाँ पर वाई डिस्प्लेस हो रहा है। तो जिसे मैं डिस्प्लेस कर रहा हूँ अगर वो मेटल हो तो उसे हम मेटल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। लेकिन ये डिस्प्लेस करके आने वाला भी मेटल होना चाहिए, मतलब ये मेटल जाएगा और ये मेटल आएगा। तो एक मेटल ने दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर दिया, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और एक हमारा होगा नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पर जिसे हम डिस्प्लेस कर रहे हैं वो एक नॉन मेटल होगा। डिस्प्लेस करने वाला मेटल हो सकता है लेकिन डिस्प्लेस होने वाला बिल्कुल नॉन मेटल होगा। फिर से बोल रहा हूँ, मेटल डिस्प्लेसमेंट में ये डिस्प्लेस जो होने वाला है वो भी मेटल है, जो डिस्प्लेस करेगा वो भी मेटल है। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट में जो डिस्प्लेस होगा वो नॉन मेटल होगा, डिस्प्लेस करने वाला मेटल भी हो सकता है। ठीक है, तो इस केस में हमने ये लिखा है डिस्प्लेसमेंट मेटल डिस्प्लेसमेंट में कि मेटल डिस्प्लेसमेंट इन कंपाउंड एक्स वाई जेड इज डिस्प्लेस्ड बाय अनदर मेटल इन अनकॉम्बाइंड स्टेट। तो ये हमारा एक दूसरा मेटल अनकॉम्बाइंड स्टेट में है, इस मेटल ने इस वाई जेड में से इस वाई मेटल को डिस्प्लेस कर दिया और एक्स जेड बन गए और वाई मेटल बाहर आ गए। तो इनका ही कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे कि कॉपर सल्फेट एक्वा सॉल्यूशन में है सॉलिड जिंक के साथ। यहाँ पर जिंक का क्या काम है, जिंक इस मेटल कॉपर को बाहर निकाल देंगे और खुद इनकी जगह ले लेंगे। तो ऐसा ही हुआ, ये कॉपर मेटल बाहर आ गए और जिंक ने इनका जगह ले लिया, तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। रेडॉक्स है कि नहीं वो देखने के लिए हमें क्या करना होगा, ऑक्सीडेशन नंबर देखना होगा। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 हमें पता है, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 हमें ये भी पता है। रह गए सल्फर। अब देखिए उनका एल्जेब्रिक सम को अगर मुझे 0 करना है तो कॉपर ऑक्सीजन का तो -2 × 4 मतलब -8 है, और कॉपर का +2 मुझे और +6 लाना होगा तब जाकर 0 होगा, तो सल्फर का +6। समझ रहे हैं ना, हमने ओरली इसे सॉल्व कर लिया। जिंक अपने एलिमेंटल फॉर्म में है तो इनका 0 होगा, यहाँ भी कॉपर अपने एलिमेंटल फॉर्म में तो इनका 0 होगा। यहाँ पर भी जिंक का भी सेम होता है, ऑक्सीजन का -2 और जिंक का होता है +2, तो फिर सल्फर का फिर होगा हमारा +6। अब रेडॉक्स हो रहा है कि नहीं, कॉपर +2 से 0 में चले गए, तो यहाँ इनका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज या डिक्रीज, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को हम रिडक्शन कहते हैं। जिंक का क्या हो रहा है, 0 थे पहले लेकिन बाद में ये जाकर +2 हो गए, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है एज वेल एज मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। यहाँ पर एक मेटल ने इस मेटल को डिस्प्लेस कर दिया, उनके जगह खुद ले लिए, मेटल को बाहर निकाल दिया। सेम ऐसा ही देखते हैं, यहाँ पर वैनेडियम ऑक्साइड है, यहाँ पर कैल्शियम है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा, कैल्शियम वैनेडियम की जगह ले लेंगे और वैनेडियम बाहर आ जाएंगे।
इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, वैलेडियम और एलिमेंटल फॉर्म में है तो 0। यहाँ पर हम जानते हैं इनका -2 होता है तो कॉपर का +2 होगा, तब कैल्शियम का +2 होगा, तब जाकर ये बैलेंस होंगे, 0 हो जाएंगे ओवरऑल। यहाँ पे इनका एलिमेंटल फॉर्म 0 और यहाँ पर इनका -2 है ऑक्सीजन का, -2 × 5 -10, यहाँ पर 2 है तो इनका +5 होना चाहिए, +5 × 2 +10, तब जाकर इनका भी ऑक्सीडेशन नंबर एल्जेब्रिक समेशन 0 होगा। यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखिए तो ये +5 था, +5 से ये बन गए 0, तो इनमें क्या हो गया, रिडक्शन। कैल्शियम का क्या देखूँ, कैल्शियम 0 थे और इनका इंक्रीज होकर हो गए +2, तो ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज मतलब ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का क्या है, यहाँ भी -2 यहाँ भी -2, इनका नो चेंज। तो यहाँ हमने देखा, यहाँ पे भी ऐसे ही करके देख सकते हैं। क्लोरीन का -1 होता है × 4 तो इनका +4 होना चाहिए। मैग्नीशियम का 0 एलिमेंटल फॉर्म में है, यहाँ भी टाइटेनियम का 0 क्योंकि एलिमेंटल फॉर्म में है। यहाँ क्लोरीन का -1 × 2 -2 तो मैग्नीशियम का +2। ऐसे भी हम जानते हैं मैग्नीशियम हमारे सेकेंड ग्रुप में है तो इनका +2 ही होता है। तो यहाँ अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखो तो +4 से क्या हो रहा है, 0, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब रिडक्शन। और मैग्नीशियम की बात करूँ तो 0 से +2, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स ऑक्सीडेशन, तो ये भी रिडक्स हो रहा है, प्लस डिस्प्लेसमेंट भी है। यहाँ भी देख लेते हैं, एल्युमिनियम है तो 0, यहाँ पे क्रोमियम है तो इनका 0, यहाँ पर ऑक्सीजन है तो -2, -2 × 3 -6, तो इनका होना चाहिए +3, +3 × 2 +6, तो ये हो गए। यहाँ भी सेम कंसेप्ट है, ये इनका -2 है तो इनका +3 होना चाहिए। रिडक्शन ऑक्सीडेशन देखूँ तो ये +3 से जाकर क्या हो गए, 0, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है मतलब इनमें रिडक्शन है। ये 0 से हो गए क्या, +3, इनके ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हुआ है मतलब ये ऑक्सीडेशन। तो ये सारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन है एज वेल एज मेटल डिस्प्लेसमेंट, एक मेटल आकर दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर दे रहे। लेकिन अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि कोई भी मेटल आकर क्या कोई भी मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, तो आंसर है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ वो मेटल जिनकी टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स मोर हो कंपेयर टू दी अदर मेटल, वो ही डिस्प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, जब ये एल्युमिनियम है तो इनके पे चार्ज है 0, जब ये एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेंगे Al2O3 तब इन पे क्या चार्ज हो रहा है, मतलब +3, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तब जाकर ये +3 चार्ज अटेन करेंगे, है ना। तो इनकी टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होने चाहिए, तभी ये इनको डिस्प्लेस कर सकते हैं। अगर मैं ऐसे कंबाइंड रिएक्शन लिखता जहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास, फॉर एग्जांपल आप समझिए कि Al2O3 है प्लस अब क्रोमियम है हमारे पास 2Cr, और इसे मैं अगर कंबाइन करूँ तो यहाँ पर ये इनको डिस्प्लेस नहीं कर सकता क्योंकि टेंडेंसी ऑफ इनको लूजिंग इलेक्ट्रॉन कम है कंपेयर टू एल्युमिनियम। तो इनकी टेंडेंसी कम है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करके ये कंपाउंड ऐसा Cr2O3 नहीं बना सकते, ये इनको डिस्प्लेस नहीं कर सकते। लेकिन एल्युमिनियम की टेंडेंसी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन लूज करने की कंपेयर टू क्रोमियम, इसलिए वो इनके संग इनको डिस्प्लेस करके इनको ऐसे एक रिएक्शन बना सकते हैं। तो ये बात हमें समझना है, यहाँ पर एक पॉइंट लिख सकते हैं कि जो रिड्यूसिंग मेटल है, ये जो मेटल है हमारा, इनको रिड्यूसिंग मेटल कह रहा हूँ, तो रिड्यूसिंग मेटल के हैज़ मोर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन देन दैट इज बीइंग रिड्यूस्ड, ये है रिड्यूस्ड, तो ये हमारा रिड्यूसिंग मेटल। ये सारे जो यहाँ पर है ये सारे हो गए रिड्यूसिंग मेटल। रिड्यूसिंग मेटल, इनका काम क्या है, ये खुद तो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं लेकिन इनको रिड्यूस कर रहे हैं, इसलिए ये रिड्यूसिंग मेटल है, ठीक है ना, या रिड्यूसिंग एजेंट भी कह सकते हैं। खुद तो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं लेकिन इनको रिड्यूस कर रहे हैं, तो ये सारे हमारे रिड्यूसिंग मेटल्स है या रिड्यूसिंग एजेंट है। अब मेटल है तो इसलिए मेटल ही कर रहा है, कह रहा हूँ। इस रिड्यूसिंग मेटल में क्या है, हैज़ मोर कैपेसिटी या कैपेबिलिटी कह सकता हूँ, कैपेबिलिटी
टू लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है, किससे कंपेयर में, कंपेयर टू द मेटल दैट इज बीइंग रिड्यूस्ड। ये सारे रिड्यूस्ड हुए हैं, तो ये यहाँ पे कह सकता हूँ रिड्यूस्ड मेटल, रिड्यूस्ड सब्सटेंस या कंपाउंड, मेटल ही लिख देता हूँ। तो यहाँ पे ये सारे जो मेटल है ये रिड्यूस्ड मेटल है। तो रिड्यूसिंग मेटल के कैपेसिटी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन इज मोर कंपेयर टू दैट ऑफ द रिड्यूस्ड मेटल। ये ऐसे लिख देने से ज़्यादा अच्छे से क्लियर है कि कैपेबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन रिड्यूसिंग मेटल्स के ज़्यादा है कंपेयर टू रिड्यूस्ड मेटल। तो यहाँ पर ये सारे जो रिड्यूस्ड मेटल हैं इनकी कैपेबिलिटी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन कम है, ये सारे जो रिड्यूसिंग मेटल है इनके ज़्यादा है, तभी जाकर ये रिएक्शन हो रहा है। अगर ये उल्टा हो रहे होते तो ये रिएक्शन नहीं होता। साथ में ये भी है कि एप्लीकेशन क्या है इनका। अगर मुझे कभी भी कॉपर सल्फेट मान लीजिए एक ओर की तरह अवेलेबल है हमारे अर्थ पे, माइनिंग किया हूँ मैं और मुझे कॉपर सल्फेट एक ओर मिला है, अब इससे मुझे कॉपर निकालने हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे कॉपर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग मेटल जैसे कि जिंक के साथ इनको रिएक्ट करना है, तो जिंक इस कॉपर की जगह लेकर कॉपर को अलग करके बाहर निकाल देंगे तो मुझे कॉपर मिल जाएगा। मुझे कभी जिंक चाहिए तो जिंक से भी स्ट्रॉन्ग जिंक ऑक्सल्फेट मुझे अवेलेबल है और जिंक से भी स्ट्रॉन्ग कोई रिड्यूसिंग मेटल के साथ मैं जिंक का रिएक्शन कराऊंगा ताकि मुझे जिंक मिल जाए अलग से। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए एक एक्टिविटी सीरीज हमने पढ़ा था ना, ये उसी प्रोसेस पे काम करता है। जिंक से भी स्ट्रॉन्ग कौन है, एल्युमिनियम है या मैग्नीशियम है। तो अगर मैं जिंक सल्फेट को मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो मैग्नीशियम जिंक के जगह को ले लेंगे और जिंक को बाहर निकाल देंगे, तो मुझे एक प्योर का मेटल जिंक मिल जाएगी। वही लिखा है कि मेटलर्जिकल प्रोसेस फॉर ऑब्टेनिंग प्योर मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड इन दी ओर्स। तो इसमें से अगर मुझे प्योर मेटल निकालना है, मतलब क्रोमियम निकालना है ऐसा, तो मैं क्या करूँगा, एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन कराऊंगा। इस सीरीज़ में आप देखेंगे, जैसे अगर पहले वाले को देखूं तो जिंक इस रिएक्टिविटी सीरीज़ में ऊपर है, यहाँ पर देखिए ये जिंक ऊपर है कंपेयर टू कॉपर, कॉपर नीचे है। तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, इनकी टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है कंपेयर टू कॉपर, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करके यहाँ पर ऐसा कंपाउंड बना देते हैं और कॉपर को अलग निकाल देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। सारे में ऐसा ही केस है। तो इस तरीके से ये डिस्प्लेसमेंट, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारे मेटलर्जिकल प्रोसेस में प्योर मेटल ऑब्टेन करने के भी काम आता है। ये मेटल एक्टिविटी सीरीज हमने पहले जो देखा था वो है। अब हम देखते हैं कि नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है, उनको भी समझ लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ हमने नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट के कुछ लिटरेचर लिखे हैं। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट में नॉन मेटल डिस्प्लेस होंगे इन अ कंपाउंड। वो नॉन मेटल हाइड्रोजन हो सकते हैं, ऑक्सीजन हो सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हो सकते हैं। मेनली अभी हम यहाँ हाइड्रोजन के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि कंपाउंड में से हाइड्रोजन को कैसे रिप्लेस किया जा सकता है। तो कौन हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, मेटल्स, एल्कलाइन मेटल्स रिप्लेस कर सकते हैं। लिखा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर बाय ऑल एल्कलाइन मेटल्स। जितने भी एल्कलाइन मेटल्स हैं जो कौन होते हैं, ग्रुप 1 वाले मेटल्स होते हैं, वो सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं वाटर में से। ये वाटर है, इस वाटर में से हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं कौन, एल्कलाइन मेटल्स, सारे एल्कलाइन मेटल्स। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, यहाँ पर सोडियम ने H2O में से हाइड्रोजन को निकाल दिया, निकाल कर बाहर कर दिए और फिर जो बचे उसके संग इन्होंने रिएक्शन करके NaOH बनाया। तो आप देखिए इस रिएक्शन को अगर हम फोकस करें तो इसे बैलेंस करने के बाद हमें क्या मिलेगा, ऐसा कुछ। यहाँ पर सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0। वाटर में -2 होता है ऑक्सीजन का और इनका +1 होता है, पता है। यहाँ पर सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 हुआ है, ऑक्सीजन का -2 हुआ है और हाइड्रोजन का +1 हुआ है, तब जाकर ये फिर बैलेंस। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर और हाइड्रोजन का 0। पहले डिस्प्लेसमेंट समझते हैं कि इस मेटल ने वाटर में से हाइड्रोजन को निकाल कर बाहर कर दिया यहाँ और ख़ुद बाकी से रिएक्ट कर लिए। तो हाइड्रोजन को निकालने के बाद यहाँ पर OH बचा है, OH के संग इन्होंने रिएक्शन किया, इन्होंने सोडियम मेटल ने।
तो यहाँ क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर बाय अल्कलाई मेटल। ऑल अल्कलाई मेटल, जितने भी अल्कलाई मेटल है सारे में ये प्रॉपर्टी है कि वो हाइड्रोजन को वाटर में से निकाल कर बाहर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा अल्कलाई मेटल बहुत रिएक्टिव है, इसलिए अगर मैं सोडियम को वाटर में फेंक भी दूँ तो वो बहुत विग्रसली रिएक्ट करता है, बिल्कुल। तो ऐसा रिएक्शन ये बना रहे। रेडॉक्स के टर्म्स में देखूँ तो ये देखिए 0 से +1 हो गया है, तो यहाँ पे तो इनका ऑक्सीडेशन हुआ ही है। और हाइड्रोजन का देखूँ तो हाइड्रोजन +1 से 0 हो गया, मतलब हाइड्रोजन में रिडक्शन हुआ है। ठीक है, तो इनका रिडक्शन कौन करेगा? जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो यहाँ हमारा सोडियम एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है जो हाइड्रोजन को रिड्यूस कर वाटर को रिड्यूस करके हाइड्रोजन बना दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अब क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है बाय वाटर, लेकिन बाय सम फ्रॉम वाटर, लेकिन बाय सम अल्कलाइन मेटल्स, अर्थ मेटल्स। तो इनमें रिएक्टिविटी थोड़ा कम है। तो जो अल्कलाइन अर्थ मेटल गुड रिडक्टेंट है वो ही सिर्फ वाटर में से हाइड्रोजन को निकाल कर बाहर कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा था ना ऑल अल्कलाइन मेटल, सारे अल्कलाइन मेटल निकाल सकते हैं, लेकिन अल्कलाइन अर्थ मेटल जो ग्रुप 2 में आते हैं, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2 में आते हैं, इनमें से सारे नहीं निकाल सकते। जो वही सब निकाल सकते हैं वाटर में से हाइड्रोजन जो थोड़ा गुड रिडक्टेंट है। तो ये गुड रिडक्टेंट के एग्जांपल से ये कार्बन है, सॉरी ये कैल्शियम है, स्ट्रोंटियम है और ये बेरिलियम है, सॉरी बेरियम है। तो ये निकाल सकते हैं। इनके मैं अगर ऑक्सीडेशन नंबर देखूं तो इनका 0 है, समझ आता है। इनका -2 है, इनका +1 है। और यहाँ पर अगर मैं देखूं तो इनका फिर से +2 होगा और इनका ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का -2 और हाइड्रोजन का +1, तब जाकर ये बैलेंस्ड है। -2 +1 -1 × 2 -2 और ये +2 0 और इनमें 0। फिर से रिडक्शन देखूं तो ऑक्सीजन का कैल्शियम का 0 से +2 हो गया, मतलब हमारा कैल्शियम ऑक्सीडाइज्ड हो गया। और हाइड्रोजन के +1 से 0 हो गए, मतलब हमारा हाइड्रोजन रिड्यूस हो गया। और हाइड्रोजन को किसने रिड्यूस किया? कैल्शियम ने। तो कैल्शियम एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए लिखा है गुड रिडक्टेंट, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। इन्होंने हाइड्रोजन को, वाटर को रिड्यूस कर दिया और हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये एक में अब जैसे जैसे रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल्स कमेंगी वैसे वैसे ये रिएक्शन होना और मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि अल्कली मेटल्स ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव थे, तो ये वाटर में डालते ही विग्रसली रिएक्ट किया और वाटर को रिड्यूस कर दिया। फिर जब मैं अल्कलाइन अर्थ मेटल में जा रहा हूँ तो वो उतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, तो कुछ सेलेक्टिव अल्कलाइन अर्थ मेटल ही वाटर में से हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं। और मैं अगर जाऊँ कि कुछ और लेस एक्टिव मेटल्स जैसे कि मैग्नीशियम, आयरन, तो ये वाटर में से, कोल्ड वाटर में से हाइड्रोजन को नहीं निकाल पाएंगे। इनको निकालने के लिए इन्हें स्टीम देना होगा, इन्हें हीट देना पड़ेगा। तो ये सब कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर सकते थे, लेकिन जैसे जैसे मेटल की रिएक्टिविटी कम रही है, मेटल आसानी से हाइड्रोजन निकाल नहीं सकता वाटर से, तो इस केस में हमें हीट करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम स्टीम पॉसिबल है बाय लेस एक्टिव मेटल्स लाइक मैग्नीशियम एंड आयरन। तो यहाँ पर अगर मैं हीट दूंगा तब ये डिस्प्लेस कर सकता है यहाँ से, और सेम रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन को निकाल कर, वाटर में से हाइड्रोजन को निकाल कर बाहर, और मैग्नीशियम ने उनके जगह ले लिए। यहाँ भी हाइड्रोजन, वाटर में से हाइड्रोजन निकल कर बाहर और आयरन ने इसे जगह ले लिए। अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर देखूँ तो इनका 0 होता है, इनका 0 होता है, इनका 0 होता है, इनका 0 होता है। ये तो मैं फटाफट लिख दिया। इनमें -2 +1 -2 +1, ये भी हमें समझ आ गया। मैग्नीशियम के लिए लिखूँ तो मैग्नीशियम का +2 होता है, ऑक्सीजन का -2 और इनका +1, तो ये बैलेंस्ड हो गए। सेम यहाँ पर अगर है, इनका -2 है, तो इसे बैलेंस करने के लिए आयरन का +3 होना चाहिए, तब ये बैलेंस हो रहा है। अब ये मैग्नीशियम 0 से जा रहे हैं +2 में, मतलब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, और हाइड्रोजन +1 से जा रहा है 0 में, जा रहे हैं 0 में, तो ये हमारा रिडक्शन हो रहा है जैसे पहले थे। यहाँ भी सेम, ये 0 से +3 में ऑक्सीडेशन, और ये रिडक्शन। अब इस
के बाद मेटल की रिएक्टिविटी जैसे जैसे कमेगी वो अब हॉट वाटर या स्टीम से भी रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि एग्जांपल है हमारा जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, इनका क्या है कि ये हो सकता है कभी हॉट या स्टीम से भी रिएक्ट ना कर पाए। तब उस वक्त हाइड्रोजन को निकालने के लिए मुझे वाटर की जगह एसिड चाहिए होगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड बाय मेटल्स दैट डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर और इवन स्टीम। तो ये तो बहुत एक्टिव मेटल्स थे, वो हाइड्रोजन को कोल्ड वाटर से भी निकाल सकते थे। ये थोड़ा लेस एक्टिव थे, ये भी हाइड्रोजन को कोल्ड वाटर से निकाल सकते थे, लेकिन कुछ सेलेक्टिव मेटल्स। यहाँ पर वो बहुत ही लेस एक्टिव है। अब ये कोल्ड वाटर से हाइड्रोजन को नहीं निकाल सकते, इन्हें चाहिए हीट या स्टीम से वो वाटर में से हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं। अब ये कुछ और इतने कम रिएक्टिव है कि इनको वाटर या स्टीम से चलेगा ही नहीं, इनको एसिड देना होगा। अब जैसे HCl एसिड हमने दिया है, अब ये HCl एसिड में से हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी कम है। तो इनका यही एग्जाम्पल है। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि हमारा जिंक 0 होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन के 0 होंगे, यहाँ भी इनका मैग्नीशियम के 0, ये 0, यहाँ ये 0, ये 0। ये मैग्नीशियम हॉट स्टीम से और आयरन भी हॉट स्टीम से निकाल सकते हैं, साथ में एसिड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन जिंक के लिए हमें एसिड ही चाहिए, वो हॉट स्टीम से रिएक्ट नहीं कर सकेंगे या कोल्ड से तो बिल्कुल ही नहीं कर सकेंगे। अब इनका ऑक्सीडेशन नंबर देखूँ तो ये तो हमें पता है, क्लोरीन का -1, इनका +1, फटाफट हो जाएगा। इनका -1 लेकिन 2 है, तो -2 है तो इनका +2 होना चाहिए। यहाँ भी -1 +2, यहाँ पर भी -1 तो इनका +2। ये सारी बातें तो हम जल्दी जल्दी समझ जाते हैं, माइनस ऐसे। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी देख सकते हैं, जिंक का क्या हो रहा है, 0 से +2 में जा रहा है तो हमारा जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है। और हाइड्रोजन +1 से 0 में जा रहा है, मतलब हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा है। ये सारी बातें हम समझते हैं। यहाँ भी हमारा मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है और हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा है, और यहाँ भी हमारा आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, और हमारा हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा है क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। अब यहाँ देखेंगे कि ये जो ऊपर के 3 रिएक्शंस हैं ना, ये हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं टू प्रिपेयर H2 गैस इन द लेबोरेटरी, ये 3 रिएक्शंस। और साथ में ये बोल रहे हैं कि जैसे जैसे रेट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, जिस भी रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस ज़्यादा जल्दी मिलेंगे मुझे, इवॉल्व होंगे, उस रिएक्शन में जो मेटल्स होंगे वो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। अगर मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव होंगे तभी हाइड्रोजन मुझे जल्दी मिलेगा। अगर मेटल्स कम रिएक्टिव होंगे तो हाइड्रोजन धीरे धीरे रिलीज होगा। तो हाइड्रोजन किस रेट से रिलीज हो रहा है उससे भी मुझे ये पता चलेगा कि मेटल्स कितने ज़्यादा रिएक्टिव है। ये बात यहाँ लिखा है कि मोर द रेट ऑफ हाइड्रोजन गैस इवोल्यूशन मोर द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल। जैसे इस केस में, इन तीनों के केस में हमारा सबसे लीस्ट रिएक्टिव है आयरन, इसलिए हाइड्रोजन गैस जो यहाँ रिलीज होगा वो बहुत धीरे धीरे हाइड्रोजन गैस मिलेगा मुझे। और इनमें 3 में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम। देयरफॉर हाइड्रोजन गैस की जो रेट है, रेट ऑफ जनरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, वो बहुत फास्ट होगा। और लिखा है कि सिल्वर और गोल्ड ऐसे मेटल्स है जो इतने मतलब लीस्ट रिएक्टिव है या नॉन रिएक्टिव है कि उन्हें कोल्ड वाटर तो छोड़ दीजिए, हॉट वाटर या स्टीम तो छोड़ दीजिए, एसिड भी दिया जाए तो भी वो उनमें से हाइड्रोजन नहीं निकाल पाएंगे। इतने लीस्ट रिएक्टिव है हमारा गोल्ड और सिल्वर कि वो एसिड से भी रिएक्ट नहीं कर सकते। इसलिए गोल्ड और सिल्वर इतने एक्सपेंसिव भी है कि वो इतने रॉबस्ट मेटल है, वो किसी से रिएक्ट ही नहीं करते। सालों साल गोल्ड ही बने रहेंगे और सिल्वर ही बने रहेंगे। तो ये सारी बातें हमने यहाँ से सीख ली है। अभी तक हमने हाइड्रोजन गैस को, मतलब हाइड्रोजन को रिप्लेस करने की सारे पद्धति देखी है। इसके बाद हम ऑक्सीजन को रिप्लेस करने और फिर बाद में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को भी रिप्लेस करने की मेथड्स को देखेंगे। तो पहले ऑक्सीजन रिप्लेसमेंट की मेथड्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन देख रहे हैं फ्रॉम वाटर बाय फ्लोरीन। तो जब वाटर के संग फ्लोरीन का रिएक्शन होगा तो फ्लोरीन ऑक्सीजन को ही रिप्लेस करके हाइड्रोजन के संग कॉम्बाइन होंगे और ये ऑक्सीजन को बाहर निकाल दे रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्लोरीन के कारण हमारे वाटर में से ऑक्सीजन का डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो यहाँ पर अगर मैं पहले ऑक्सीडेशन नंबर लिखूँ तो इनका -2 है, इनका +1, इनका 0, इनका 0
और फ्लोरीन का -1 और हाइड्रोजन का +1। तो यहाँ से मैं देखूँ तो हाइड्रोजन में तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन फ्लोरीन के केस में ये 0 से -1 हो गए, तो इनमें रिडक्शन आ गया है। और हमारा ऑक्सीजन में क्या हो गया, ऑक्सीजन में ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीजन में ऑक्सीडेशन हो गया, इनके -2 से 0 हो गए। तो आप देखिए यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है, थोड़े समझते हैं। अगर मैं पीरियोडिक टेबल को अपने देखूं तो वो ऐसा दिखता है थोड़ा, जस्ट एक आइडिया देने के लिए बना रहा हूँ। ऐसा दिखता है हमारा पीरियोडिक टेबल। यहाँ पर ये वाले लाइन को थोड़ा और ऐसे कर देता हूँ। यहाँ पर हमारा ग्रुप 1 2 है और फिर 13 14 15 16 17 एंड 18। हमारे ग्रुप फिर 17 में है पहले फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ऐसे। और ये ग्रुप 16 में यहाँ पर है ऑक्सीजन। अब आप समझिए हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे होती है, ऐसे यहाँ से यहाँ इंक्रीज होती है और फिर यहाँ से यहाँ इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब है कि टेंडेंसी टू ड्रॉ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ, है ना। टेंडेंसी टू ड्रॉ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ, इसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर फ्लोरीन और ऑक्सीजन में कंपैरिजन करूँ तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ऑक्सीजन से। इसका मतलब है कि कभी भी ऑक्सीजन और फ्लोरीन का कंपैरिजन में फ्लोरीन अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा खींचना चाहेंगे कंपेयर टू ऑक्सीजन। मैं कह सकता हूँ कि अगर ऑक्सीजन ऐसा है, फ्लोरीन ऐसा है, और ऑक्सीजन के पास -2 माइनस नेगेटिव चार्ज है, -2 चार्ज है, पकड़ लेता हूँ, ऑक्सीजन के पास कोई चार्ज है ऐसा नेगेटिव। तो अगर फ्लोरीन इसके पास आ रहा है तो क्या ऑक्सीजन को नेगेटिव रहने देगा? नहीं रहने देगा, क्योंकि फ्लोरीन की टेंडेंसी ज़्यादा है नेगेटिव होने की, मतलब टू ड्रॉ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास ले लेंगे। यहाँ भी वही हो रहा है। अगर मैं वाटर को देखूँ तो वाटर में है क्या, H2O। इसे अगर मैं ब्रेक करूँ तो 2 H+ है और एक 2 माइनस है, तो ऐसे मिलाकर वाटर बनते हैं। जब फ्लोरीन इनके पास आ रहा है तो ये F2 है, इनके पास कोई भी अभी चार्ज नहीं है, और ऑक्सीजन के पास -2 चार्ज है। तो ये इसके -2 चार्ज को अगर दोनों की कंपैरिजन करूँ, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये चार्ज होना ज़्यादा पसंद करेगा, ना कि ऑक्सीजन पे चार्ज रहने देना चाहेगा। तो इसमें क्या होगा कि हमारे ये 2 फ्लोरीन ऐसे बन के 2F- चार्ज ले लेंगे और ऑक्सीजन को न्यूट्रल कर देंगे, मतलब इनके चार्ज को ख़त्म, ऐसा ऑक्सीजन। तो यही हुआ है, ऑक्सीजन के चार्ज ख़त्म हो गए, तो ये ऑक्सीजन ऐसा बन गए हैं O2, क्योंकि 2 यहाँ पर थे 2 वाटर, तो यहाँ भी मैं ऐसे 2, यहाँ पे इनको मैं 4 बना सकता हूँ। इस 2 को यहाँ पे लीजिए, ये मैं इसे 4 बना देता हूँ, यहाँ पर इसे मैं 2 बना देता हूँ, और यहाँ पर इसे मैं 2 बना देता हूँ। तो 2O को मैं लिख सकता हूँ O2, ये सेम है, 2O कैन बी रिटन एज O2, ठीक है ना। ये O2 अलग हो गए, और यहाँ पर फ्लोरीन कितने थे, F2, यहाँ पर 2F2 है, तो यहाँ पर 2F2 लिखूँ तो यहाँ पर 4F2 हो सकता है। लीजिए मैं वो भी कर देता हूँ, 4F2, तो ये 4F- हो गए यहाँ पर, सॉरी 2F2 मतलब 4F-। तो अब ये 4F+, 4H+ और 4F- मिलकर हमें 4HF दे रहे हैं, और साथ में O2 दे रहे हैं। यही एक्चुअली यहाँ पर हो रहा है। तो ये पूरा कार्यक्रम सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ऑक्सीजन से। टेंडेंसी ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन बाय फ्लोरीन इज़ मोर कंपेयर टू दैट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो ऐसा लिख सकते हैं कि टेंडेंसी ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन मैं देखूं तो फ्लोरीन का ज़्यादा है कंपेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है। वैसे ही अगर मैं देखूं कि इस ग्रुप में, ऐसे इस ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन,
तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो नीचे से ऊपर इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब इनका कम है, इनका ज़्यादा, इनका ज़्यादा, इनका और भी ज़्यादा। तो उस केस में मैं लिख सकता हूँ कि टेंडेंसी ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन अगर मैं देखूँ तो फ्लोरीन का ज़्यादा है, देन क्लोरीन का, देन ब्रोमीन का एंड देन आयोडीन का सेम है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का ज़्यादा है, इसलिए टेंडेंसी ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का ज़्यादा है कंपेयर टू ऑक्सीजन। सिमिलरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का ज़्यादा है कंपेयर टू क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसलिए ही टेंडेंसी ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन भी फ्लोरीन का ज़्यादा है कंपेयर टू क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इस ऑर्डर में। और इस टेंडेंसी ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही तो हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। सेल्फ रिडक्शन है, मतलब इनका खुद का रिडक्शन। तो कहाँ से ये आइडिया आ रहा है रिडक्शन का, हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से। वहाँ पर हमने पढ़ा था कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो टेंडेंसी ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनके रिडक्शन। तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन की जब बारी आएगी तो फ्लोरीन पहले रिडक्शन होगा ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज करके। अगर फ्लोरीन और क्लोरीन की में कंपैरिजन होगा तो फ्लोरीन में रिडक्शन पहले होगा कंपेयर टू क्लोरीन। अगर क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन की बात आए तो फ्लोरीन में रिडक्शन पहले होगा कंपेयर टू ब्रोमीन। तो ऐसे हमने समझा कि किन का रिडक्शन होगा, रिडक्शन पहले फ्लोरीन का होगा, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। तो अगर मैं रिडक्शन लिखता हूँ तो इससे आता है ऑक्सीडाइजिंग पावर, क्योंकि ये फ्लोरीन और ऑक्सीजन जब है तो इन दोनों में से फ्लोरीन का रिडक्शन होगा, ठीक है ना, हमने यही सीखा यहाँ से। फ्लोरीन और ऑक्सीजन जब दोनों है तो फ्लोरीन का रिडक्शन होगा। तो जिनका रिडक्शन होता है वो खुद एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो हमारा फ्लोरीन एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आते हैं। कि क्या किया इन्होंने, हमारे इस वाटर को ऑक्सीडाइज कर दिया तो O2। तो जो जितने अच्छे जिनका जितना अच्छा रिडक्शन होगा वो उतने अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। ये रिडक्शन किनका हो रहा है, ये खुद का सेल्फ रिडक्शन हो रहा है, इनका रिडक्शन हो रहा है, तो ये एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की भी अगर मैं ये देखूँ, सीरीज़ देखूँ, तो हमारा फ्लोरीन और क्लोरीन, ऑक्सीजन में अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन है, इसलिए ये फ्लोरीन हमारे H2O को भी ऑक्सीडाइज कर दे रहे हैं कह सकता हूँ, ऑक्सीजन को भी ऑक्सीडाइज कर दे रहे हैं। अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कंपैरिजन करूँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में, तो वो भी सच है कि हमारा फ्लोरीन ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कंपेयर टू ब्रोमीन, कंपेयर टू क्लोरीन, कंपेयर टू ब्रोमीन, कंपेयर टू आयोडीन। अगर ये सारे के एक संग लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि फ्लोरीन सबसे पहले, फिर ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। ये हमारा सीरीज है, किनका सीरीज है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। इसे हम जैसे मेटल सीरीज़ में हम कहते थे मेटल एक्टिविटी सीरीज़, वैसे एक्टिविटी सीरीज़ एक हैलोजन का भी एग्जिस्ट कर सकता है, जहाँ पर इनका टेंडेंसी ऑफ मेटल्स में हम क्या कहते थे, टेंडेंसी ऑफ कैपेसिटी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर है इनका कैपेसिटी ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, इनका कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है, लिख सकता हूँ कैपेसिटी ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये इस सीरीज़ में आते हैं, इनका सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन गेन करने का, देयरफॉर रिड्यूस होने का कंपेयर टू इनके। वैसे इनके सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के हिसाब से। अगर ये देखूँ तो ये ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कंपेयर टू ये सारे, क्योंकि जो खुद इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे वो दूसरे का इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, और जिनका इलेक्ट्रॉन लॉस होगा उनका वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। देयरफॉर ये हमारे अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कहने का फिर से समरी करूँ तो जो खुद बहुत अच्छे से रिडक्शन कर लेते हैं वो दूसरे को अच्छे से ऑक्सीडाइज कर देते हैं। देयरफॉर जिनमें सेल्फ रिडक्शन, खुद के रिडक्शन होने की कैपेसिटी ज़्यादा है, उनमें दूसरों को ऑक्सीडाइज करने की कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है। तो वही बात यहाँ लिखा है कि सेल्फ रिडक्शन मतलब ही है कि एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो, ठीक है। अब गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ये ज़्यादा गुड है कंपेयर टू दिस, ये ज़्यादा गुड है कंपेयर टू दिस, कंपेयर टू दिस। अगर दोनों को मिलाकर देखो तो ऐसा है, फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे। तो इससे मैं क्या समझ रहा हूँ कभी भी अगर मेरे पास फ्लोरीन और ऑक्सीजन रहेगा तो फ्लोरीन
ऑक्सीजन को रिप्लेस कर सकता है। अगर मेरे पास क्लोरीन और ब्रोमीन रहे तो क्लोरीन ब्रोमीन को रिप्लेस कर सकता है। जैसे देखो एक एग्जांपल लेकर इसे ही समझने की अब कोशिश करता हूँ। एक एग्जांपल लेता हूँ, क्लोरीन गैस प्लस 2 KBr, ये एक्वस सॉल्यूशन में है, ये रिएक्ट कर KCl एक्वस प्लस Br2 लिक्विड, ये बन रहा है। इनमें मैं क्या देख सकता हूँ, ये एक हैलोजन है, ये एक हैलोजन है, कौन सा किन में ज़्यादा रिडक्शन, खुद रिडक्शन होने की कैपेसिटी है इनमें, या कह सकता हूँ कौन किन में ऑक्सीडेशन होने की, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे कौन से अच्छे हैं, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा है, इसलिए ये इनमें से KBr में से ब्रोमीन को निकाल कर बाहर कर देता है और खुद K के साथ रिएक्ट करते हैं। इनको अगर मैं समझने की कोशिश करूँ तो इनका 0 है, इनका -1, इनका +1, इनका भी 0, इनका -1, इनका +1 तो क्या हो रहा है, हमारा क्लोरीन के 0 से ये -1 में जा रहे हैं, मतलब खुद एक रिडक्शन हो रहा है ना, सेल्फ रिडक्शन गुड है, क्लोरीन अच्छा है कंपेयर टू ब्रोमीन, इसलिए ये रिडक्शन क्लोरीन में हो रहा है। और जब ये खुद रिडक्शन हो रहा है तो दूसरे को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज, तो हमारा ब्रोमीन देखिए -1 से 0 पे आ गया, मतलब ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन हो गया। किसने किया ऑक्सीडेशन, क्लोरीन ने। तो क्लोरीन एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब क्लोरीन और ब्रोमीन की बात आए तो क्लोरीन एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कंपेयर टू ब्रोमीन। अगर ये रिएक्शन ऐसा उल्टा रहता कि KCl Br2 को मैं रिएक्ट करूँ तो ये ऐसा रिएक्शन कभी नहीं आता। क्लोरीन ही ब्रोमीन को निकाल कर उसकी जगह ले सकता है, ब्रोमीन क्लोरीन को निकाल कर उसकी जगह नहीं ले सकता, ठीक है ना। यहाँ पे वही हुआ है कि फ्लोरीन ने ऑक्सीजन को निकाल कर उसकी जगह ले ली, यहाँ भी क्लोरीन ने ब्रोमीन को निकाल कर उसकी जगह ले ली। तो ये प्रायोरिटी के बेसिस पे हमारा काम होगा। फिर देखते हैं आयोडीन के साथ भी ऐसा हो सकता है। क्लोरीन का ये गैस है प्लस 2 Ki एक्वस सॉल्यूशन में, फिर KCl एक्वस सॉल्यूशन में, यहाँ भी एक 2 होगा, यहाँ भी एक 2 होगा, N प्लस I2 सॉलिड। यहाँ भी सेम, इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0, इनका 0, इनका -1, इनका +1, इनका -1, इनका +1, सेम कंसेप्ट है। देखिए ये 0 है, यहाँ से -1, मतलब ये खुद रिड्यूस हो गया। खुद रिड्यूस हो गया मतलब ये क्या है, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा काम कर रहे हैं। इनका क्या हो रहा है, ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहे हैं ना, तो इसका मतलब कि ये खुद एक रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा काम कर सकते हैं। अब ये अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करूँ तो ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कंपेयर टू आयोडीन, इसलिए ये आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर दे रहे हैं और खुद रिड्यूस होकर KCl बन जा रहे हैं। तो उम्मीद है ये इससे समझ आ रहा है कि क्लोरीन रिप्लेस कर सकता है आयोडीन को, क्लोरीन रिप्लेस कर सकता है ब्रोमीन को, ऑक्सीजन रिप्लेस कर सकते हैं क्लोरीन को, फ्लोरीन रिप्लेस कर सकते हैं ऑक्सीजन को, क्लोरीन को भी, ब्रोमीन को भी, आयोडीन को भी, लेकिन फ्लोरीन को रिप्लेस करने वाला कोई नहीं है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इनकी टेंडेंसी ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा, इनसे ज़्यादा कोई नहीं है। तो ये सारी बातें हमने यहाँ पर सीखी। अगर इसी रिएक्शन को मैं सिर्फ आयनिक फॉर्म में देखूँ, सिर्फ आयनिक फॉर्म में, ठीक है, तो यहाँ से ब्रोमीन क्लोरीन को भी, ब्रोमीन और आयोडीन को भी कंपेयर करूँ तो ब्रोमीन आयोडीन को रिप्लेस कर सकता है, ठीक है ना। तो सिर्फ अगर आयनिक फॉर्म में ये दोनों रिएक्शन को देखूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर हमने ये दोनों रिएक्शन को आयनिक फॉर्म में लिखा है, मतलब ये K को ज़रूरत नहीं है, इनको हटा दिया, K का तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा, जिनका चेंज हो रहा है सिर्फ उनका लिखा हूँ। तो ये क्लोरीन 2 ब्रोमीन आयन के संग रिएक्ट कर रहे हैं तो हमें 2 क्लोरीन आयन मिल जा रहे हैं और ब्रोमीन अलग हो जा रहा है। मतलब क्या है कि यहाँ पर देखिए क्लोरीन Cl2 थे, अनचार्ज थे, ब्रोमीन में चार्ज था, ब्रोमीन के चार्ज को क्लोरीन ने ले लिया और ब्रोमीन को अलग कर दिए Br2, तो ये हमारा ब्रोमीन डिस्प्लेस्ड होकर हमारे प्योर फॉर्म में अवेलेबल है। वैसे ही क्लोरीन आयोडीन को भी डिस्प्लेस कर सकते हैं, तो आयोडीन बाहर निकल कर और क्लोरीन ने उनका चार्ज ले लिया। वैसे ही ब्रोमीन
आयोडीन को डिस्प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि ब्रोमीन इस सीरीज़ में आगे है तो वो आयोडीन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। आयोडीन बाहर निकल गया और ब्रोमीन ने उनका चार्ज ले लिया। ये सब इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन से ज़्यादा है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन से ज़्यादा है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन से ज़्यादा है, लेकिन फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। अब कोई ऐसा होता जो फ्लोरीन से भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता तो वो फ्लोरीन को डिस्प्लेस करके मुझे यहाँ F2 ऐसे ला कर दे सकते थे, लेकिन ऐसे कोई भी एलिमेंट नहीं है जो फ्लोरीन को डिस्प्लेस कर सके। इसलिए फ्लोरीन का जो F2 प्रोडक्शन है वो हमें इस तरीके के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से नहीं मिल सकेंगे। उसके लिए हमें इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ेगा, मतलब बाहर से फोर्स्ड लगाकर इलेक्ट्रिक सप्लाई अप्लाई कर मुझे फ्लोरीन को अवेल करना पड़ेगा। नहीं तो इन जनरल हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर अगर इनको मैं ऐसे लिखूँ 2x माइनस, ये एक्वस सॉल्यूशन में था और ये कन्वर्ट कैसे हो जा रहे हैं, कन्वर्ट होकर बन जा रहे हैं यहाँ पर ये है ना हमारा x2 और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स हमें ऐसे मिल रहे हैं। ये हमने क्या लिखा है, ये हमने सिर्फ हाफ रिएक्शन लिखा है। कौन सा हाफ रिएक्शन, ये है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। यहाँ से -1 से 0 हो रहे हैं ना, तो ये हमारा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ठीक है, ये सारे में आपको ये समझ आ रहा है कि यहाँ से ये हो रहा है रिडक्शन और यहाँ से इनका ये हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्योंकि इनमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इनका भी रिडक्शन हो रहा है और इनका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है। वही तो मैंने यहाँ पे लिखा था कि रिडक्शन किनका अच्छा होगा। देखिए सेल्फ रिडक्शन क्लोरीन का होगा, जब क्लोरीन ब्रोमीन है तो क्लोरीन का होगा। देखिए क्लोरीन ब्रोमीन है तो क्लोरीन का होगा। अब जो जिनका रिडक्शन होता है वो खुद एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, तो हमारा क्लोरीन गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कंपेयर टू ब्रोमीन, इसलिए क्लोरीन ब्रोमीन को ऑक्सीडाइज कर दे रहा है, तो ब्रोमीन ऑक्सीडाइज होकर Br2 बन रहे हैं। ये सारी बातें मुझे लग रहा है आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पर R है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन है। ये हमारा सिर्फ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। इससे ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जैसे आयोडीन के आयंस है या आयोडीन इस इम्प्योर फॉर्म में पोटेशियम के साथ मिला है, मुझे अब प्योर आयोडीन चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस Ki को एक ऐसे हैलोजन के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा जिनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर इस I से ज़्यादा हो। वो कौन है, क्लोरीन है या ब्रोमीन है, तो उनसे मैं रिएक्ट करूँगा तो मुझे ये अच्छे से अलग से प्योर आयोडीन मिल जाएंगे और ब्रोमीन के आयन बन जाएंगे। तो यही बात यहाँ पर बताया गया है कि आयनिक फॉर्म में अगर हमारे पास एक हैलोजन है तो मैं उनके आयन्स को निकाल कर उसे प्योर फॉर्म में ले सकता हूँ। लेकिन ये आयन्स कौन निकालेगा इनमें से, ये इलेक्ट्रॉन्स कौन निकालेंगे इनमें से, एक अच्छा गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि ये, जैसे कि ये, जैसे कि ये। ओके, अब इसके बाद हम देख लेते हैं अपना फोर्थ रिएक्शन मेथड, जिनका नाम है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इनमें क्या होता है उसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इनका नाम है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये हमारा लास्ट वैरायटी है रिडॉक्स रिएक्शन के। इनमें क्या होता है वो देखते हैं। तो यहाँ पर हमने छोटा सा एक समरी लिख दिया है जो हमने पहले डिस्कस किया था कि क्लोरीन माइनस कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय टू क्लोरीन Cl2 बाय फ्लोरीन। तो हमारे क्लोरीन को तो जैसे ये वाले मैं देख रहा हूँ, ये हमारा माइनस फॉर्म में x माइनस, इसे हम x2 में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वहाँ यही ये लिखा है कि क्लोरीन को क्लोरीन माइनस से मैं क्लोरीन बना सकता हूँ बाय यूजिंग फ्लोरीन। फिर ब्रोमीन को भी ऑक्सीडाइज किया जा सकता है Br2 में बाय फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों से। आयोडीन को I2 बना सकता हूँ, आयोडीन आयन को I2 बना सकता हूँ बाय फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन तीनों के द्वारा। लेकिन फ्लोरीन को मैं कन्वर्ट नहीं कर सकता F2 में बाय एनी ऑफ द केमिकल रिएक्शन, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई नहीं है। जब क्लोरीन करना था तो फ्लोरीन उससे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग थी, जब ब्रोमीन करने थे तो फ्लोरीन क्लोरीन दोनों ज़्यादा थी। ये देखिए हमने किया था। जब आयोडीन करना है तो ये ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन ये सब कर सकते हैं, लेकिन मुझे जब फ्लोरीन को ऑक्सीडाइज करना है तो इस फ्लोरीन से भी स्ट्रॉन्ग कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए।
तो वो नहीं है, इसलिए फ्लोरीन माइनस को F2 कन्वर्ट करना केमिकल रिएक्शन के द्वारा पॉसिबल नहीं है। उस केस में हम इलेक्ट्रोलिसिस यूज़ करते हैं, जो हमने डिस्कस किया था वही यहाँ पर हमने लिख दिया है। अब हम आते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में। ये एक इस टाइप का रिएक्शन है जहाँ पर एक एलिमेंट का साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों ही हो रहा है। हमने पढ़ा कि जब भी रिएक्शन होता है तो या तो कोई एक एलिमेंट की बात करूं तो वो ऑक्सीडाइज होता है अगर उनके ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज आ रहा है, अगर उनके ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहे हैं तो वो रिडक्शन होता है। लेकिन अगर एक एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी हो रहे हैं और डिक्रीज भी हो रहे हैं, दोनों एक साथ हो रहे हैं, तो उस टाइप का रिएक्शन में हमको हम कहेंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ऑब्वियस सी बात है कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर मतलब एलिमेंट को ऑक्सीडाइज भी होना और रिड्यूस भी होना है तो उनके ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज भी होना पड़ेगा और डिक्रीज भी होना पड़ेगा। मतलब कि कम से कम 3 वैरायटी तो होने चाहिए उस एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर्स में, तभी तो वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ कर सकते हैं। वो एक एग्जांपल से ही समझेंगे यहाँ पर। जैसे अगर मैं इसे देखूँ तो हाइड्रोजन का +1 है और ऑक्सीजन का भी -1 होना चाहिए, तब जाकर ये न्यूट्रल होगा H2O2। ऐसे भी हमने रूल्स में पढ़ा था कि पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, तो वो भी ये एप्लीकेबल है। यहाँ पर हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का -2 है और हाइड्रोजन का +1 है और इस केस में ऑक्सीजन का 0 है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ना, ऑक्सीजन की 3 वैरायटी है ऑक्सीडेशन नंबर की। क्या क्या है ऑक्सीजन की 3 वैरायटी? यहाँ पर -1 है, -2 है और 0 है। तो ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इस केस में क्या क्या है? हमारे केस में -1 भी है, -2 भी है और 0 भी है। 3 वैरायटी है ना, तो एटलीस्ट 3 वैरायटी होने ही चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर के कोई एक एलिमेंट के, तभी वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखा सकता है। वही बात इस स्टेटमेंट में लिखी है। तो यहाँ से मैं देखूँ अगर -1 से क्या हो रहा है, -2 हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ हमारा रिडक्शन हो रहा है। और ठीक ये -1 से और क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है। साइमल्टेनियसली एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो गया और उसके रिडक्शन भी हो गए। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम कहेंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। यहाँ भी देखता हूँ, ये तो फॉस्फोरस है, इनका 0। यहाँ पर इनका क्या होगा, इसी फॉस्फोरस पे पहले फोकस कर लेते हैं। तो यहाँ पे फॉस्फोरस का क्या, H का क्या है, +1, तो फॉस्फोरस का है -3, तभी तो ये +1 × 3 +3 और ये -3 0 होंगे। यहाँ पर अगर फोकस करूँ तो हमारा ऑक्सीजन का है -2, हाइड्रोजन का है +1 और P का क्या है वो मैं सॉल्व करके निकालने की कोशिश करता हूँ। मैं लेट कर लेता हूँ कि P का X है। तो कैसे सॉल्व करूँगा मैं, आप देखिए। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो मैं 2 × +1 ले लेता हूँ, ठीक है। फॉस्फोरस कितने, 1, तो सिर्फ +1 × X ले लेता हूँ क्योंकि इनका पता नहीं मुझे। ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो मैं लिख लेता हूँ 2 × -2 ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन के है। और ये इक्वल्स टू क्या होंगे, क्या 0 होगा, नहीं, क्योंकि इनमें ये पूरा एक आयन है H2PO2-, ये पूरे एक आयन है जिनमें माइनस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है, माइनस लिखा है मतलब -1, तो ये दिस इक्वल्स टू -1 ऐसे करते हैं। अगर इन पे पूरा चार्ज लिखा रहता है, जैसे हम कार्बोनेट जानते हैं CO3 2-, तो इनकी अगर इक्वेशन में बनाता तो ये एक पूरा लिखकर इक्वल्स टू -2 लिखता, क्योंकि इस आयन पे कितने चार्ज है, -2 चार्ज। वैसे इस आयन पे कितने चार्ज है, -1 चार्ज है, तो मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा है। इसे अगर मैं सॉल्व करूँ तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा +1। ओके, तो इस तरीके से मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ये हमारा x कितना है, +1 है, x = +1। ओके, अब आप देखिए क्या हो रहा है हमारा फॉस्फोरस के केस में। बाकी ये सारे सेम है इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, ये हमें पता ही है होता है। यहाँ पर इनका -2 होता है ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का +1, तो -2 + 1 क्या होना चाहिए, -1, और यहाँ पर तो माइनस चार्ज है ही, तो -1 ठीक है इनका। अब यहाँ पे देखूँ मैं
फॉस्फोरस से इनको कंपेयर करूँ तो क्या हो रहा है, फॉस्फोरस से यहाँ 0 थे, अब ये -3 हो गया, मतलब रिडक्शन हो गया। और दूसरी तरफ यहाँ पे कंपेयर करूँ तो 0 थे और यहाँ पे +1 हो गया, मतलब कि ऑक्सीडेशन हो गया। ये देखिए फॉस्फोरस के ऑक्सीडेशन। यहाँ पर अगर मैं देखूँ सल्फ़र का तो यहाँ 0 है, यहाँ पर सल्फ़र पे -2 चार्ज है ऑलरेडी, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर -2 ही है। इनमें अगर देखूँ तो इनका तो -2 होता है ऑक्सीजन का, और सल्फ़र का मुझे नहीं पता, लेकिन ओवरऑल ऐसा होना चाहिए कि 2- हो। तो मैं इनका x ले लूँ तो कैसे करूँगा, 2 टाइम्स x प्लस 3 टाइम्स, क्योंकि ये 3 है ना, इसलिए 3 टाइम्स -2 इज इक्वल्स टू -2। देखिए तो मैं लिख सकता हूँ 2x - 6 इज इक्वल्स टू -2, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 6 - 2 4/2 मीन्स 2। तो यहाँ पर इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, x की जगह मैं लिख सकता हूँ +2। हमारे सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +2। ये देखिए x की जगह मैं लिख दे रहा हूँ +2। अब यहाँ देखता हूँ ये 0 से -2 हो गया है, तो यहाँ रिडक्शन हो रहा है, और फिर 0 से यहाँ पर +2 हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। फिर से डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो गया। क्लोरीन की देखूँ तो यहाँ तो 0 होता है, पता ही है। इस केस में क्या है, हमारा ऑक्सीजन का -2 है और क्लोरीन का +1 होगा। आप करके देखिए, +1 होगा तब जाकर इनका समेशन माइनस होगा। देखिए +1 - 2 क्या होता है, -1, और यही तो चार्ज है इन पे -1, तो ये हो गए। और यह क्लोरीन माइनस है, मतलब इन पे -1 ही इनका ऑक्सीडेशन नंबर है। बाकी तो ये जैसे है, इनमें कोई चेंज नहीं है इनका ऑक्सीडेशन नंबर में। ये -2 है और ये +1 है, यहाँ पर भी ये -2 है, ये +1 है हाइड्रोजन के ऊपर। ये सब बात हम समझे। तो क्लोरीन के यहाँ से यहाँ देखूँ तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और क्लोरीन का यहाँ से यहाँ देखूँ तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए हमारे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के। अब यहाँ पर एक बात नोट करने को है कि जैसे क्लोरीन हमारा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन दिखा रहा है, वैसे ही ठीक ब्रोमीन और आयोडीन भी सिमिलर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन दिखा सकते हैं। लेकिन हमारा फ्लोरीन कभी भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं दिखा सकता। क्यों नहीं दिखा सकता, अब ये क्वेश्चन है कि वाई फ्लोरीन कैन नॉट शो डिस्प्रोपोर्शनेशन। ये एक क्वेश्चन है, इनका आंसर क्या है। देखिए कोई भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाने के लिए हमारे ऑक्सीडाइजिंग नंबर जो है वो 3 वैरायटी होने चाहिए। जैसे यहाँ पर देखूँ तो क्लोरीन का क्या क्या ऑक्सीडाइजेशन नंबर है, क्लोरीन का क्या क्या है, यहाँ एक 0 है, एक +1 है, एक -1 है ना। यहाँ पे सल्फ़र का देखूँ तो क्या क्या है, सल्फ़र का एक 0 है, एक -2 है और एक +2 है। यहाँ पर देखो फॉस्फोरस का क्या क्या था, एक 0 था, एक -3 था और एक +1 था। यहाँ ऑक्सीजन के 3। लेकिन क्या फ्लोरीन के ऐसे पॉसिबल है अलग ऑक्सीडेशन नंबर? फ्लोरीन इतने इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उनका -1 छोड़कर और कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हमने जब रूल पढ़े थे ऑक्सीडेशन नंबर के, तब भी उस रूल में हमने एक रूल में देखा था, मोस्ट प्रोबेबली रूल 3 होंगे, वो रूल 5 थे। उस रूल 5 में हमने ये देखा था कि फ्लोरीन के ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज 1 होंगे, -1, ऑलवेज -1, उससे कोई अलग कुछ भी नहीं पॉसिबल है। तो जब जिनका ऑक्सीडेशन नंबर कभी चेंज ही नहीं हो सकता 1 छोड़कर, तो वो तो कभी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाएंगे ही नहीं। तो अगर मैं फ्लोरीन का रिएक्शन लिखना चाहूँ इनके टर्म्स में, तो वो रिएक्शन ऐसे होंगे। देखिए फ्लोरीन गैस है, साथ में 2OH माइनस एक्वस, ये हमें बनाकर देंगे 2F माइनस एक्वस प्लस OF2 गैसियस फॉर्म प्लस H2O लिक्विड। अगर आप इनमें थोड़ा फोकस करें
तो हमें इनका क्या दिख रहा है, ये एलिमेंटल फॉर्म में तो 0 है, इनका तो -2 होता है और +1 होता है। इनका क्योंकि ये माइनस चार्ज है इनमें तो ये -1 है फ्लोरीन का। यहाँ पर भी ये F2 पे -1 होगा क्योंकि इसको छोड़कर और कुछ पॉसिबल नहीं है इनका। और -1 2 टाइम्स मतलब -2, तो हमारा F जो है वो +2 है। देखिए F पर ऑक्सीडेशन नंबर +2। तो हमने ये भी पढ़ा था जब हम रूल 3 पढ़ रहे थे, शायद रूल 3, वहाँ पर पढ़ा था कि जब फ्लोरीन ऑक्सीजन फ्लोरीन के संग बॉन्ड बनाते हैं तब उनका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है। तो हमने देखा था यहाँ पर इस कंपाउंड को हम कहते हैं ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, और इस ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का +2 है। तो यहाँ से अब कंपेयर करके, और इनका तो फिर -2 है और +1। अब यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये फ्लोरीन का क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ फ्लोरीन क्या हो रहे हैं, सिर्फ रिडक्शन ही हो रहा है। फ्लोरीन यहाँ से यहाँ रिडक्शन हो रहे हैं। और अगर यहाँ से यहाँ भी देखूँ तो यहाँ से यहाँ में भी फ्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है, और दोनों में ही सेम 2 ही ऑक्सीडेशन नंबर फ्लोरीन के पॉसिबल है, एक है 0 और दूसरे है -1। तो दोनों ही रिडक्शन हो रहे हैं, तो इसलिए फ्लोरीन हमारा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं दिखा सकता। यहाँ की क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखा सकते हैं। तो इसे अगर मैं लिटरेचर में थोड़ा लिखूँ तो ये थ्योरी ये है कि फ्लोरीन बीइंग द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कैन नॉट एग्जिबिट एनी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। फॉर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन एलिमेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 3 ऑक्सीडेशन नंबर विच इज़ नॉट इन द केस ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन के पास सिर्फ 2 ही ऑक्सीडेशन नंबर है, 0 एंड -1। सो अमॉन्ग हेलोजेंस फ्लोरीन डज नॉट शो डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो ये हमने यहाँ से समझ लिया। अब कुछ एग्जाम्पल से हम डिस्प्रोपोर्शनेशन और टाइप ऑफ जो रिएक्शंस हमने पढ़ा है उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल से हम कुछ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस के कंसेप्ट को और क्लियर करते हैं। यहाँ पर दिया है कि ये 4 में से कौन से डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं दिखाएंगे, बाकी सब दिखाएंगे, ये हमें बताना है। तो इसके लिए हम पहले एक बात जान लेते हैं कि क्लोरीन ऐसा एक एलिमेंट है जो ग्रुप 17 में लाई करता है, और ग्रुप 17 में लाई करने वाले एलिमेंट के मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो होते हैं वो +7 होते हैं, क्योंकि 17 - 10 +7, तो ये +7 क्लोरीन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो क्लोरीन का हो सकता है वो +7 है। इससे ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का नहीं हो सकता। वैसे ग्रुप 16 वाले का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +6, ग्रुप 15 वाले का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +5, इस तरीके से हमने पढ़ के रखा है। अब यहाँ देखते हैं कि इन सब में क्लोरीन के ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, पहले ये जानते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ऑक्सीजन का तो -2 है, हमें पता है, क्लोरीन का मुझे नहीं पता, तो x लिख देता हूँ। तो ऐसा होना चाहिए कि x + -2 इज इक्वल्स टू -1, क्योंकि इनका ओवरऑल चार्ज -1 है। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो हमें x इज इक्वल्स टू +1 मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। इनकी बात करूँ तो यहाँ पर मैं x + -2, लेकिन ये कितने बार है, 2 टाइम्स है ना, 2 टाइम्स, तो 2 इज इक्वल्स टू -1, क्योंकि इनमें भी -1 चार्ज है। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो हमें x क्या मिल रहा है, ये -4 है, इस साइड जाकर +3। तो यहाँ पर इन क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। यहाँ पर ऑक्सीजन का तो -2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन का -2 है, क्लोरीन का नहीं पता, तो मैं x लेकर -2 × 3 कर देता हूँ, क्योंकि ये -2 × ये वाला 3 इज इक्वल्स टू -1, ये -1 चार्ज है इसलिए -1। यहाँ पर अगर मैं इक्वेट करूँ तो ये +5 आता है, और इस केस में x + -2 × 4 इज इक्वल्स टू -1। -1, तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पर x इज इक्वल्स टू +7 होगा। तो यहाँ हमने ऐसे देखा कि इनका ऑक्सीडेशन नंबर +1, फिर इनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, क्लोरीन का, इस क्लोरीन का +3, इस क्लोरीन का +5 और इस क्लोरीन का +7 ऑक्सीडेशन नंबर है। अब किसी को भी डिस्प्रोपोर्शनेशन अगर दिखाना है तो इनको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होना पड़ेगा।
तो अगर ये वाला एक कंपाउंड है जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का ऑलरेडी +7 है, तो अब इस +7 से एक कम और +7 से एक ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन क्लोरीन का तो +7 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसलिए ये क्लोरीन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं दिखाएगा। जैसे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ क्लोरीन को डिस्प्रोपोर्शनेशन दिखाना है तो एक +1 से ज़्यादा होना, 0 से ज़्यादा होना चाहिए जैसे कि -1, और एक 0 से ज़्यादा होना चाहिए जैसे कि +1, और एक 0 से कम होना चाहिए जैसे -1। यहाँ पे भी 0 था इनका, तो एक +2 एक -2 तब दिखा रहे। यहाँ भी 0 था तो एक -3 एक +1, एक 0 से कम एक 0 से ज़्यादा। यहाँ पर भी जब ये +7 है तो डिस्प्रोपोर्शनेशन दिखाने के लिए इनको एक +7 से ज़्यादा एक +7 से कम होना चाहिए। तो +7 से कम तो पॉसिबल है, लेकिन +7 से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्लोरीन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +7 है। देयरफॉर ये सारे में से हमारे पास जो ये कंपाउंड है ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं दिखाएंगे, बाकी ये और ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाएंगे, क्योंकि इन सब के पास कम और ज़्यादा होने की ऑप्शंस है। तो कैसे रिएक्शन दिखाएंगे यहाँ देख लेते हैं। तो वो ऐसे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाएंगे। यहाँ हम देख सकते हैं ये नंबर 1 इनका +1 था, ये रिएक्ट करेंगे, ब्रेक डाउन होगा इनका, तो ये एक -1 वाले और एक +5 वाले बनाएंगे। तो देखिए एक जगह रिडक्शन हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, एक है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। सिमिलरली इनका भी +3 से -1 +5 बन सकता है, इनका +5 से -1 और +7 बन सकता है। लेकिन जिनका ऑलरेडी +7 है उनका तो कम होकर +5 +3 +1 -1 कुछ बन सकता है, लेकिन पॉजिटिव साइड में और क्या बनेगा, +8 या +9 तो नहीं हो सकता है पॉसिबल, क्योंकि इनमें सिर्फ +7 मैक्सिमम पॉसिबल है। यही कारण है कि ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ये वाले स्पीसीज नहीं दिखाएंगे। अब हम यहाँ देखते हैं क्लासीफाई द फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन। अब ये नीचे दिए हुए रेडॉक्स रिएक्शन किस टाइप, हमने 4 वैरायटी रेडॉक्स रिएक्शन का पढ़ा है, एक कॉम्बिनेशन, एक डिकम्पोजिशन, एक है डिस्प्रोपोर्शनेशन है, और एक है डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्यों कौन से वैरायटी में आते हैं वो देखना है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, ये एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, 2 एलिमेंट कंबाइन करके एक कंपाउंड बना रहे हैं। तो ये A + B = C ये वाले वैरायटी में आ रहे हैं, जिसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों ही एलिमेंटल फॉर्म में है। अब ये रेडॉक्स है भी कि नहीं ये देखना है। तो ये 0 ये 0, इनका क्या है -2 है, और इनका क्या है +2 है, तभी तो बैलेंस होंगे। तो आप यहाँ से देखिए ये क्या हो रहा है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इस ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, इनका रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि डिक्रीज इन दी ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे देखो तो ये क्या है, एक कंपाउंड है जो टूट कर 1 2 3 कंपाउंड बना रहे हैं, इनमें से एक एलिमेंटल होना ही चाहिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन एक एलिमेंटल है। तो ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जहाँ पर C टूटकर A + B बनता है, जिसे हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर एक एलिमेंटल होना ही चाहिए, जैसे हमारा यहाँ ऑक्सीजन एलिमेंटल है, तो ऑक्सीजन एलिमेंटल है, ये हमने यहाँ पे समझा। ऑक्सीडेशन नंबर की बात करूँ तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0, इनका ऑक्सीडेशन नंबर -2, और ये -2 के साथ 2 मल्टीप्लाई करें -4, तो इनका भी +4 होना ही चाहिए। इनकी बात करूँ तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, तो इनका +2 होना चाहिए, तब ऐसे होगा। यहाँ पर इनकी बात करूँ तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर मैं देखूँ तो ये ऑक्सीजन का 3 है, तो ये -2 इनके साथ ये 2, सॉरी -2 इनके साथ ये 3 -6, और फिर ये नाइट्रोजन के साथ भी मैं देखता हूँ इनका क्या होगा। इनके ऑक्सीडेशन नंबर के लिए ये हमारा Pb जो है ये +2 होगा, यहाँ पर जैसे 2 है +2 है, ये +2 है, और x का मुझे n का अगर नहीं पता, मुझे n का अगर निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ। आप यहाँ देखिए क्या क्या है, Pb का +2 है, साथ में मैं लिख के दिखाता हूँ अच्छे से। यहाँ पर है हमारा PbNO3 पूरा 2। अब इनका +2 है और इनका -2 है, इनका नहीं पता, कैसे लिख सकता। ओवरऑल चार्ज क्या है, कुछ नहीं है, तो 0 होगा। कैसे लिख सकता हूँ, Pb के लिए पहले +2, फिर नाइट्रोजन के लिए x, लेकिन कितना 2 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि यहाँ पे 2 है, और ऑक्सीजन के लिए कितना है -3 है,
लेकिन कितने से मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पे तो 3 से करूँगा ही, लेकिन 3 भी फिर ये 2 से मल्टीप्लाई है, मतलब 6 से करूँगा, क्योंकि ये 3 इंटू 2 6 है, ये इतना। अब ये सारे का समेसन इज इक्वल टू क्या है, 0। कितने हमारे ऑक्सीजन के एटम्स है, अगर देखूँ तो 3 इंटू 2 6 एटम्स है। नाइट्रोजन के कितने एटम्स है, 2 एटम्स है, इसलिए ये 2 आया, ये 6 आया। और हमारे पीबी के कितने एटम्स है, लीड, पीबी मतलब लीड के 1 एटम्स है। तो ये ऐसे इनका अब मैं सॉल्व करूँगा अगर, तो x इज इक्वल्स टू +5 आएगा। तो हमारा यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हमारा ये नाइट्रोजन है यहाँ पर +5। ऐसे कर लिया हमने। अब देखिए नाइट्रोजन का क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ मैं आ रहा हूँ तो नाइट्रोजन का रिडक्शन हो रहा है, ओके। और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, यहाँ पर -2 था ऑक्सीजन, अब यहाँ पर ऑक्सीजन ये -2 से ये 0 हो गया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये हमने देखा यहाँ पर एक रिडक्स रिएक्शन है और ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि हमारा आउटपुट में एक ऑक्सीजन एलिमेंटल फॉर्म में है। ये कौन सा रिएक्शन है, अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो डिस्प्लेस करके निकल जा रहे हैं, तो ये नॉन मेटलिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, नॉन मेटलिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो रहा है, H2 हाइड्रोजन इज डिस्प्लेस्ड। हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो रहे, तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर की बात करूँ तो इनका -1 है, इनका +1, इनका +1, इनका -2, इनका +1, इनका -2, इनका +1, फिर से ये बैलेंस हो गए और इनका 0। तो यहाँ पे मैं देखूँ तो -1 से इनमें 0 हो रहा है, तो इनका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि इनका +1 से 0 हो रहा है, +1 से 0 मतलब रिडक्शन। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होकर भी हाइड्रोजन बन रहे हैं और यहाँ पर रिडक्शन होकर भी हाइड्रोजन बन रहे हैं, बाकियों का तो ऑक्सीडेशन नंबर सेम है। तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, किस टाइप का, नॉन मेटलिक डिस्प्लेसमेंट। ये वाले को अगर मैं देखूँ तो ये हमारा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में हमें तो फिर इनका निकालना पड़ेगा ऑक्सीडेशन नंबर, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप थोड़ा घर में प्रैक्टिस कीजिए। इनके ऊपर -2 और इनके ऊपर +4 चार्ज है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इनका -2 है और इनके ऊपर +3 है, तब जाकर ये बैलेंस हो रहे हैं। और इनके ऊपर +5 है और इनका तो -2 जैसा होता है वैसे ही है, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ से देखूँ तो ये +4 से इनके पास +3 हो रहा है, मतलब यह रिडक्शन हो रहा है। और ठीक यही से +4 से इनके पास जाकर +5 हो रहा है, मतलब कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये हमारे पास एक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही यहाँ पर दिख रहे हैं। तो हमारा नाइट्रोजन का क्या क्या स्टेट है, +4 है, बाद में ये +3 भी ले रहे हैं और +5 भी ले रहे हैं। देयरफॉर ये एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। उम्मीद करता हूँ यहाँ से हमने सारी वैरायटी समझी है। अब इनके बाद एक और कंसेप्ट पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। किसी समय हमने ये देखा है, अगर कैलकुलेट कर रहे हैं ना एक्स का वैल्यू तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए, तो वहाँ हमने ये देख रहे हैं कि कहीं कहीं ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल में भी आ रहे हैं। लेकिन हमने क्या सीखा था, ऑक्सीडेशन नंबर का कंसेप्ट ही यहाँ से आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्चुअली ट्रांसफ़र नहीं हो रहे, लेकिन मैं ऐसा एज्यूम कर ले रहा हूँ कि वो ट्रांसफ़र हो जा रहे हैं। और ट्रांसफ़र होने के वजह से फिर कौन से एलिमेंट में कौन सा चार्ज आ रहा है वो ही उनका ऑक्सीडेशन नंबर के तरीके से हम लिख रहे हैं। ये हमने पढ़ के रखा था। लेकिन अगर उसी कंसेप्ट से देखें तो फिर पार्शियल तो नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफ़र हो गए, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा तो उन जैसे अगर मैं लिखूँ NaCl, इनके एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हो गए तो ये Na तो बन जाएंगे Na+ और Cl बन जाएंगे Cl-। तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर है +1 और इनका ऑक्सीडेशन नंबर है -1, ठीक है ना। वाटर था हमारा H2O,
ये कैसे बनता था, ऐसे ऑक्सीजन है और यहाँ वाटर। तो इनके जो दो बॉन्ड थे इनके भी इलेक्ट्रॉन इनके पास आ गए, और इस दो बॉन्ड में से ये वाले हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन इनके पास आ गए। तो इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, तो 2 माइनस, और यहाँ हाइड्रोजन H+, यहाँ भी हाइड्रोजन H+। तो ऐसे ही होते थे। इनका ऑक्सीडेशन नंबर फिर +1, इस हाइड्रोजन का भी +1 और इस ऑक्सीजन का -2, ये ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पर तो कंसेप्ट था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने से ऑक्सीडेशन नंबर हमें मिल रहा था। अब ये फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन मतलब क्या, कि फ्रैक्शनल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है, आधा इलेक्ट्रॉन गया है आधा रह गया, ऐसा कुछ है क्या। तो ये आखिर समस्या क्या है और एक्चुअल कंसेप्ट क्या है, ये समझना है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, एक हमारे पास कंपाउंड है जिनका फॉर्मूला है C3O2। बस अगर यहाँ पर मुझे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है इस कार्बन का, मुझे नहीं पता X, और इसका मुझे पता है -2, मुझे निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन। तो कैसे निकालूंगा, हेयर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन क्या होगा, 3 × X, क्योंकि ये 3 है, 3 × X प्लस 2 × -2, ठीक है। ये 2 × -2 इक्वल्स टू 0, क्योंकि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो ये 0। यहाँ से अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो मुझे x इक्वल्स टू क्या मिलेगा, आप देखिए -4 डिवाइड बाई 3, -4 डिवाइड बाई 3, फिर इधर आकर +4, तो +4 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ पर ये C का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +4/3। तो ये फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है ना। फिर ये कैसे पॉसिबल हो रहा है, इलेक्ट्रॉन तो फ्रैक्शनली ट्रांसफ़र नहीं होंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं इसे समझने के लिए, जैसे दूसरे एग्जांपल में दिखा रहा हूँ। तो हमारे पास एग्जांपल है Br3O8, ये कंपाउंड है। इनमें से मुझे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है Br का, ऑक्सीजन का तो हमें पता है -2 होता है। तो इसे यहाँ कैसे सॉल्व करके निकालेंगे, फिर से 3 × X प्लस 8 × -2 इज इक्वल्स टू 0, और इनको अगर मैं सॉल्व करूँ तो x इक्वल्स टू 16/3 प्लस 16/3, ये इनका होगा ऑक्सीडेशन नंबर। तो फिर देखिए हमारा ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, x इक्वल्स टू 16/3। तो फिर ये कैसे हो रहा है एक्चुअली, ये तो पैराडॉक्स हो रहा है, एक अजीब सा कॉन्फ्यूजन आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र तो कंप्लीट होंगे, या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा या तो नहीं जाएगा। तो चार्ज भी तो ऐसे होल नंबर पे आने चाहिए, +-1 2 3 4 इस टाइप से, ये फ्रैक्शनल क्यों हो रहा है। तो इसे समझने के लिए हम एक ये बनाते हैं इनकी स्ट्रक्चर। अब देखिए यहाँ इनका स्ट्रक्चर मैं बनाऊँ तो ये 3 कार्बन है ऐसे, देखिए मैंने क्या बनाया, 3 कार्बन और 2 ऑक्सीजन, ये हमारा 3 कार्बन और 2 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की क्या टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन्स अपने तरफ खींचना, इसलिए इन पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पर जब ये बॉन्ड बन रहा है तो इस बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के। मैं थोड़े कलर चेंज करके दिखाऊं तो 2 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं कार्बन के ऑक्सीजन के। इस बॉन्ड पे भी 2 इलेक्ट्रॉन बन रहे, बॉन्ड है ये 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ ऐसे ऐसे, इस बॉन्ड पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है ऐसे ऐसे, और इस बॉन्ड पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है ऐसे ऐसे, ठीक है। अब ऑक्सीजन की टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को खुद की तरफ खींचना, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स तो ले ही जाएंगे, कार्बन के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ड्रॉ कर लेंगे। तो हमारे ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आ जा रहा है, तब फिर -2 चार्ज, और हमारे इस कार्बन पे कितना चार्ज आ रहा है, +2 चार्ज, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इनके चले गए और 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने ले लिया। यहाँ पे भी सेम, ऑक्सीजन ने अगर अपने तो इलेक्ट्रॉन्स उनके पास है ही, ये शेयर्ड पेयर ऑफ कार्बन्स के जो इलेक्ट्रॉन है वो भी इन्होंने अपने पास ले लिया। तो इन पे चार्ज है -2, इन पे चार्ज है +2 है। इस कार्बन का क्या, इस कार्बन में तो यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो इक्वली शेयर्ड है, क्योंकि ये कार्बन कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन्स इक्वली शेयर्ड है। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर्ड है, तो इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि ना इनका इलेक्ट्रॉन जा रहा है कहीं, ना ये किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो इनका ऐसा है। अब आप देखिए सारे को मैं समेसन करूँ तो -2 +2 +2 -2, ये सारे का सम करूँ तो इक्वल्स टू 0 हो रहा है। ओके, अब मैं ऐसा देखूँ कि यहाँ पर हमारे पास 3 कार्बन थे, 2 कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर था +2, एक कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर था 0। अब मैं एवरेज करूँ तो क्या होगा, देखिए टोटल 3 कार्बन है और टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 4 है, तो 3 कार्बन
atoms having total oxidation number इक्वल्स टू 4 +4 है ना। ये वाले 2 और ये वाले 2 को जोड़ूँ तो +4। 3 कार्बन एटम हैविंग टोटल ऑक्सीडेशन नंबर +4। देयरफॉर एवरेज अगर मैं निकालूंगा, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इच कार्बन एटम वो क्या होगा, इज इक्वल्स टू +4 डिवाइड बाई 3। तो ये फ्रैक्शनल आ रहा है, इसी के लिए ये फ्रैक्शनल आ रहा है। ये मुझे हर एक, यहाँ तो मैं इंडिविजुअली 3 कार्बन है, 3 कार्बन में से 2 कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, एक का 0 है। तो वैसे इंडिविजुअली तो एक एक कार्बन का तो ऑक्सीडेशन नंबर मैं नहीं निकाल रहा, यहाँ पर तो मैं ओवरऑल निकाल रहा हूँ। तो ओवरऑल निकालने पर मुझे +4/3 मिल रहा है। वो क्यों मिल रहा है, डिटेल में अगर मैं गया तो 2 कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, एक का 0 है। अगर मैं इसका एवरेज करूँ तो 4 डिवाइडेड बाई 3 होता है 4/3, ये इनका एवरेज है। सिमिलरली यहाँ भी यही कंसेप्ट से समझ सकते हैं। जब ये ब्रोमीन 3 है तो इनके स्ट्रक्चर को अगर मैं देखूँ तो ये ऐसे बनते हैं, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पर ब्रोमीन, और फिर ये ऑक्सीजन के संग जुड़ रहे हैं डबल बॉन्ड करके, यहाँ पे एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, फिर यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। टोटल 8 ऑक्सीजन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 3 ब्रोमीन। अब आप देखिए इस ऑक्सीजन का क्या काम है, ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, ये ऑक्सीजन अपने तरफ इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, ये अपने तरफ ले लेंगे। तो इनके कारण इस ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, इस ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, इस ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, और इस ब्रोमीन पे क्या, इस ब्रोमीन पे +6 चार्ज, है ना। इस ऑक्सीजन की बात, ब्रोमीन की बात, ऑक्सीजन की बात करो तो ये -2 अपने तरफ ले रहे हैं, ये भी -2, इनका भी अपने तरफ 2 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। इनका कितना, इनका है +4 चार्ज हमारे ब्रोमीन का। इस ब्रोमीन की बात करो तो सेम -2 -2 -2, और इस ब्रोमीन के खुद का +6। ओके, अब मैं ब्रोमीन को अगर देखूं, ऑक्सीजन का तो सारे का ही -2 है, तो इनका एवरेज करूंगा तो -2 ही आएगा। लेकिन अब मैं ब्रोमीन के देखूं तो यहाँ पर क्या है, 3 ब्रोमीन एटम्स है हैविंग टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 6 + 4 + 6 इज इक्वल्स टू 16 है। तो 3 एटम्स के टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 16 है। तो देयरफॉर एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच ब्रोमीन एटम क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है 16 डिवाइडेड बाई 3। तो वही तो यहाँ पर हमने निकाला है 16 डिवाइडेड बाई 3। तो ये है एक्चुअली स्ट्रक्चर के भीतर ये ऐसे काम कर रहे हैं, लेकिन जब मैं एक साथ लिखूँगा तो एवरेज होने की वजह से ये होल नंबर के जगह फ्रैक्शनल में आ जाते हैं। तो यही हमारा कंसेप्ट है। कुछ और एग्जांपल्स हैं इनके, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एग्जांपल्स, लेकिन एक्चुअली कहीं भी फ्रैक्शनल नहीं होता। जब ये एवरेज करता हूँ तब ये फ्रैक्शन ऐसे दिखने लगता है। एग्जांपल्स मैं लिख देता हूँ, C3O2। फिर एक एग्जांपल अभी जैसे हमने देखा Br3O8। फिर एक है Na2S4O6। फिर हमारे पास है Fe3O4। फिर हमारे पास है Mn3O4। फिर हमारे पास है Pb3O4। फिर हमारे पास है O2+ और एक है हमारे पास O2-। इन सब का अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर लिख कर दिखाऊँ तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर हमारा हो रहा है 4/3, ब्रोमीन का यहाँ पर हो रहा है 16/3, यहाँ पर सल्फ़र का हो रहा है 5/2, इस ऑक्सीजन का हो रहा है +½ इस ऑक्सीजन का हो रहा है -½ इस Pb का हो रहा है +8/3, यहाँ मैंगनीज का हो रहा है +8/3, और यहाँ हमारे आयरन का भी हो रहा है +8/3। यहाँ भी ये प्लस है, समझ आ रहा होगा। तो ये अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये इनका ऑक्सीडेशन नंबर पता चलेगा। यहाँ ऑक्सीजन के आप सब समय क्या ले सकते हैं, -2 -2 -2, यहाँ पे भी इनका -2, इनका -2, इनका -2, यहाँ पर इनका +1। ऐसे आप सॉल्व करके देखेंगे तो इन सारे का ऐसे ऐसे करके आएंगे।
तो ये है इनका पैराडॉक्स ऑफ द फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर।